वहीं कंटिन्यू, थोड़ा सा रिवीजन लेते हैं। जब पार्टिकल ऑसिलेट करता है तो जब वो अपना मैक्सिमम यानी एक्सट्रीम पर जब होता है, जब वो यहां होगा, यहां मतलब या यहाँ एक्सट्रीम पर होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है। तो उसके मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की एब्सोल्यूट वैल्यू को एम्पलीट्यूड बोलते हैं। और हमें हार्मोनिक मोशन नहीं, दुनिया का सबसे सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ना है। थैंक गॉड 11 में वही घर पर चल, बिना मात्रा के शब्द। और सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है आपके नहीं, फिजिक्स ने एक डेफिनेशन बना रखी है कि उसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट हो और उसमें एक ही फ्रीक्वेंसी फंसी हुई हो, मतलब उसमें एक ही फ्रीक्वेंसी हो, ये नहीं अपनी फ्रीक्वेंसी बदल दे, कई सारे बैंड बज रहे हैं, है ना, ड्रम सेट बज रहे हैं, सुबह बताया था। और जिनमें ये थ्योरेटिकल खूबी होती है उनमें ये मैथमेटिकल खूबी भी मिलेगी आपको। कोई नहीं, आज आपको रटना पड़ रहा है, कल ये समझ में भी आएगा कि एक्सेलरेशन उनका डिस्प्लेसमेंट का माइनस डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता है, फोर्स भी माइनस डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आप पहले अपने ऑसिलेशन मोशन की रिक्वायरमेंट समझिए, है ना, आप अपनी रिक्वायरमेंट चाहिए। अच्छा, जैसे आपकी बीमारी क्या है उसी हिसाब से तो डॉक्टर के पास जाओगे आप। आपके कानों में खराबी है तो आप हार्ट के डॉक्टर के पास तो नहीं जाओगे ना, कानों में दिक्कत है तो आप ईएनटी स्पेशलिस्ट को जाओगे, आंखों में खराबी है तो किडनी के डॉक्टर के पास नहीं जाओगे। अब आपकी बीमारी क्या है? बीमारी ये है कि आपको एक ऐसा, मैंने देखो प्रॉमिस बोला था ना मैं मिटाऊंगा नहीं, अब इसको समझिए, पहले इसको समझिए फिर मैं बताऊंगा कि क्या बीमारी की बात कर रहा हूं। ऑसिलेशन मोशन में टी स्टैंड पे पार्टिकल जहां होता है, टी प्लस टी के बाद भी एग्जैक्टली वही मिलेगा। सेकंड की सुई, सपोज करो आपने सेकंड की सुई को किसी और स्टॉप वॉच से मेजर कर रहे हो, और जैसे सपोज करो टी इक्वल टू 0, टिक 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 टिक, मतलब जरूरी है हम छोटे बच्चे हो कि हम 12 पे आएगी तभी स्टार्ट करेंगे ना, सुई कहीं पे भी है आप वहां से गिनना चालू कर दीजिए, टिक 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 टिक। आप बताएंगे अगले 60 सेकंड के बाद वो कहां होगी? अगले 60 सेकंड के बाद यानी 0 + 60 वो यही होगी, फिर टिक 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 चलेगी, फिर 0 + 60, फिर +60 के बाद भी वो यही होगी। मानते हो या नहीं मानते हो इस बात को? यदि आपने यहां से जब सेकंड की सुई यहां थी और आपने अपनी एक और सुई से उससे काउंट कर रहे हो या स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दी, तो 0 स्टॉप वॉच में चल रहे होंगे टिक 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 टिक, जब आप 60 सेकंड पूरे हो चुके होंगे आप देखोगे निडल वही है, यानी, और इसको बोल दीजिए कैपिटल टी, इसको टी कैपिटल टी तो यही है। तो कैपिटल टी टाइम के बाद सिस्टम वही होता है जितने भी पीरियोडिक मोशन होते हैं, यानी टी टाइम पर यदि वो यहाँ है तो टी प्लस कैपिटल टी के बाद वो वही होगा, फिर एक और टी टाइम के बाद यही होगा। ये मैंने सुबह समझाया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब बीमारी क्या है बताता हूं। ऑसिलेशन मोशन में क्या होता है, जैसे बंदूक से गोली निकलती है टाइम, अब गोली में डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा, चलती जाएगी गोली। तो यहां से रॉकेट छोड़ा है तो रॉकेट ऊपर डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा, बस चल रही है तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ता चला जाएगा, चेंज होता चला जाएगा। लेकिन ऑसिलेशन मोशन में बीमारी यह है कि डिस्प्लेसमेंट पहले बढ़ता है, फिर मैक्सिमम हो जाता है, उसके बाद फिर वो वापस आने लग जाता है, तो फिर तो डिस्प्लेसमेंट घटेगा ना। बताओ, जैसे सपोज करो ये 5 सेंटीमीटर है, जब पार्टिकल यहां पर है तो डिस्प्लेसमेंट 0, एक बार डिस्प्लेसमेंट रिवाइज करा दो, पार्टिकल कहीं पे भी हो, मीन पोजीशन से वो किस दूरी पर है उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। जब भी कहीं से भी आ रहा हो, कैसा भी आ रहा हो, वो मीन पोजीशन से कितनी दूरी पर है एसएचएम में, उसे डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अब पार्टिकल यदि यहां पर है, देखो पहले यहां पर है ये O ये P, यहां पर है तो डिस्प्लेसमेंट ये, फिर वो यहां जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट ये हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ गया ना, फिर वो यहां जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट ये, फिर वो यहां जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट ये, अभी तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, और जब यहां गया तो डिस्प्लेसमेंट और बढ़ गया। लेकिन जब वो लौट के आएगा तो डिस्प्लेसमेंट तो अब घटना चालू हो गया ना। मान लो ये वैल्यू 5 है तो पहले वैल्यू 0 1 2 3 4 5 तक गई, फिर 5 के बाद घटना चालू हो गया डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट 4 रह जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद 3 रह जाएगा, फिर 2 रह जाएगा, फिर 1 0, फिर उसके बाद नेगेटिव भी होगा। तो बीमारी यहां पर यह है कि यह डिस्प्लेसमेंट कंटिन्यूअसली एक लिमिट के बाद बढ़ने नहीं वाला। यदि ये एम्पलीट्यूड 5 है तो 5 के बाद 5.25 नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 5 और -5 के बीच में ही रहेंगी। तो इसका मतलब यह है कि यदि मैं S = ut + ½ AD² से कहूं कि हे
इक्वेशन देता है, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन देता, प्लीज यहाँ आके मदद कर दीजिए। तो इस इक्वेशन में प्रॉब्लम ये है कि जैसे जैसे ये टी बढ़ेगा, जैसे जैसे ये टी बढ़ेगा वैसे वैसे एस बढ़ेगा, जैसे जैसे टी बढ़ेगा एस बढ़ेगा। लेकिन यहां पे क्या होता है, टी बढ़ने पर कुछ देर तक तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है, कुछ देर तक, लेकिन थोड़ी देर के बाद बताना वही टोटल टी 16 सेकंड मान लो, तो 0वें सेकंड यहाँ, चौथे सेकंड यहाँ, तो चौथे सेकंड तक तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ा, लेकिन 5वें सेकंड पर आके डिस्प्लेसमेंट तो घट गया ना। अच्छा एक बात बताइए, यदि इसका ऑसिलेशन 0वें सेकंड यहाँ पर है, फिर चौथे सेकंड में वो यहाँ पर है, समझना बारीकियां, तो 8वें सेकंड पर वो यहाँ होगा। भाई 0वें सेकंड यदि वो यहाँ पर है 0वें सेकंड, तो चौथे सेकंड वो एक्सट्रीम पर होगा, 8वें सेकंड वो वापस मीन पोजीशन पर होगा, है ना, 16वें सेकंड वो अपनी नेगेटिव एक्सट्रीम पर होगा। तो अब बताइए 0वें सेकंड यहां पर, चौथे सेकंड पर उसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, 5वें सेकंड पे वो कहां होगा, यहां होगा कहीं, छठे पे यहां, 7वें पे, 8वें पे यहां, 8वें सेकंड उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो चुका है मुझे आप टाइप करके बताइए। इस ऑसिलेशन में 8वें सेकंड में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, जल्दी बताइए मुझे, तभी पता चलेगा कि आप पढ़ रहे हो। वेरी गुड विधि, वेरी गुड, यही स्पीड चाहिए। 8वें सेकंड उसका डिस्प्लेसमेंट सिर्फ विधि ने बताया, हर्ष ने बताया, इतनी देर नहीं लगनी चाहिए थी। 0 डिस्प्लेसमेंट बढ़ते 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 घटने लगा, और 8वें सेकंड डिस्प्लेसमेंट 0 है कि नहीं। क्या हम इस इक्वेशन से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि चौथे सेकंड डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम बताए, और 8वें, जब मैं यहां 8 डालू इसी में, है ना, तो ये डिस्प्लेसमेंट 0 बता देना ना ना ना। अब आपका काम इस इक्वेशनों से नहीं होगा। अब ऐसे भी फिजिक्स में कोई भी बहुत रेयर फॉर्मूले हैं जो यूनिवर्सल हैं, सारे फॉर्मूले मोस्टली आपके कंडीशन अप्लाइड है। इसकी कंडीशन अप्लाइड ये थी कि ये केवल वहां लगता है जहां एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो, कांस्टेंट हो, ठीक है। यहां पे आपको पता चलेगा एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं होता। लेकिन क्या होता है फिर देखते हैं, ये पीरियोडिक मोशन है। यहां क्या चाहिए सुनिए, यहां अब आपने इस मैथ ने इस इक्वेशन में सरेंडर कर दिया कि मैं आपकी यहां मदद नहीं करूंगा। मतलब कानों के डॉक्टर ने मना कर दिया कि आपकी किडनी का इलाज नहीं कर सकता मैं, ये कानों का डॉक्टर था, किडनी का इलाज नहीं कर रहा। अब हम क्या कहेंगे, हे मैथ देवता हमारी किडनी का इलाज कर दो प्लीज, हे मैथ देवता किडनी का इलाज कर दो। ये कह रहा है यार मुझे भी मैथमेटिक्स चाहिए। ये ऑसिलेशन मोशन कह रहा है क्या यार मेरे लिए कोई मैथमेटिक्स नहीं हो सकती, इसका भी एक सपना है ऑसिलेशन मोशन का, काश मेरे लिए भी कोई डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हो जिसके अंदर ये टशन हो कि तुम मुझे टी दो, मैं तुझा एसएचएम का डिस्प्लेसमेंट बता दूंगा। हे मैथ देवता प्लीज मेरी मदद कर दो, हे देवता। तो मैथ देवता आए तो थोड़ी देर मैथ पढ़ेंगे हम। उन्होंने कहा ले तथास्तु, पीरियोडिक फंक्शन। मैथ ने कहा लो तुम मेरे पीरियोडिक फंक्शन का इस्तेमाल करो, यदि ऐसा तुमको ऐसा फंक्शन डील करना है, ऐसी फिजिक्स डील करनी है जहां हर थोड़ी देर के बाद चीजें रिपीट हो जाती है, रिपीट हो रही है ना, बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है, घटती 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 है, पलट जाती है पलट जाती है पलट जाती है, फिर वापस आती है वापस आती है, फिर बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है ना। तो मैथ ने कहा पीरियोडिक फंक्शन इस्तेमाल कर देना। अब ये पीरियोडिक फंक्शन क्या चीज है, ये पीरियोडिक फंक्शन क्या है, ये पीरियोडिक फंक्शन क्या है ना। देखिए फिजिक्स वो मैथ में जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, वैसे ये पीरियोडिक फंक्शन। ये आपका वो वाला फंक्शन नहीं है कि हाँ हर एक साल बाद सब मेरा बर्थडे आता है तो मैं उसमें फंक्शन करती हूँ या करता हूँ हर पीरियड में, ये मेरे यहाँ बर्थडे फंक्शन आता है ना। पीरियोडिक फंक्शन ये मैथ का फंक्शन है, एक ऐसा फंक्शन, आपने अब तक एफ एक्स पढ़ा है ना, फंक्शन ऑफ एक्स खूब पढ़े होंगे, आज मैं आपको एफ टी पढ़ाने जा रहा हूँ, फंक्शन ऑफ टाइम। पहले तो सुनिए इसे, बात वही है, ये एक्स का फंक्शन है टी का, ऐसा मैथमेटिकल फंक्शन, ऐसा मैथमेटिकल टाइम का फंक्शन जो टीवे सेकंड जो आंसर दे, टी प्लस टी सेकंड पर भी वही आंसर दे, ऐसा ही मैथ चाहिए कि नहीं। पहले आप अपनी रिक्वायरमेंट तो बताओ ना, आपको जब मकान बनाना है तो आप बताओगे ना मुझे क्या 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 कैसे बनाना है, या बेडरूम चाहिए या बाथरूम चाहिए या, है ना। तो हमें एक ऐसा फंक्शन चाहिए, देखो इधर इधर देखेंगे सब लोग, जो टीवे सेकंड जो डिस्प्लेसमेंट बताए। इस समय ये इस बंदे का डिस्प्लेसमेंट है, देखो ये ऑरेंज कलर से, तो एक ऑक्सीलेशन के बाद या टी प्लस टी के बाद वही डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं, फिर टी प्लस टू के बाद वही डिस्प्लेसमेंट वही वेलोसिटी, मतलब पार्टिकल पुनर्जन्म ले लेता है एक ऑक्सीलेशन के बाद या कैपिटल टी टाइम के बाद। जो डिस्प्लेसमेंट इसका है वही डिस्प्लेसमेंट इसका है, वही डिस्प्लेसमेंट इसका है, जो वेलोसिटी इसकी है वही वेलोसिटी इसकी है, वही वेलोसिटी इसकी है। तो अब आपको एक ऐसा फंक्शन चाहिए मैथ से, कि मैथ देवता हमारी मदद कर दे, हमें ऐसा फंक्शन दे दे
जो टीवे सेकंड जो आंसर दे, टी प्लस टी सेकंड होने के बावजूद भी वही आंसर दे दे या रिपीट कर दे, फिर टी सेकंड के बाद फिर टी और सेकंड के बाद, यानी टी फिर टी और जोड़ दो यानी 2t, वही आंसर दे दे, एंड सो ऑन, हर टी के बाद वही आंसर दे। ये हमारी रिक्वायरमेंट है। हे मैथ देवता प्लीज ऐसा कर दो प्लीज। तो मैथ ने कहा तथास्तु। ये तो हमने रिक्वायरमेंट, यदि ऐसा कोई फंक्शन मैथ में है तो हम उसे पीरियोडिक फंक्शन बोलेंगे। अभी तो हम केवल हम तपस्या कर रहे हैं कि हे मैथ देवता हमें ऐसा फंक्शन दे दे प्लीज, है ना। तो मैथ ने कहा तथास्तु, मेरे पास है ऐसे फंक्शन। ये हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें ऐसा फंक्शन चाहिए जो हर टी वे सेकंड जो आंसर दे, टी प्लस टी पे वही आंसर दे, टी प्लस 2t। ध्यान रखना, स्मॉल टी रैंडम टाइम है, कैपिटल टी एक पीरियड का टाइम है। हमारा दिमाग भी सोच रहा होगा क्या यार ऐसा हो भी सकता है क्या। आपकी v बराबर, अब तक आपने, अच्छा एक मिनट और, v बराबर u प्लस एटी खूब पढ़ा है ना आपने। आप इसके ब्रैकेट में टी भी डाल सकते हो, मतलब वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ टाइम। वो एफ टी हमारा ये है नहीं। इसमें क्या होता है, जैसे जैसे टी बढ़ेगा v बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सोचो इसमें रिपीट नहीं होगी वैल्यू, 0/सेकंड आंसर कुछ और होगा। जैसे सपोज करो मैं u की वैल्यू कुछ दे दूं, मान लो 4, a की वैल्यू 2 दे दी, t है ना। अब बताओ 0/सेकंड, यदि मैं आपसे कहता हूँ 0/सेकंड वेलोसिटी निकालो, तो 0/सेकंड आप यहाँ t की जगह 0 रखोगे तो आंसर आएगा 4। 1 सेकंड के बाद वैल्यू निकालो, 1 सेकंड के बाद तो आंसर आएगा 6। 2 सेकंड के बाद निकालो तो t की जगह 2 रख देंगे, है ना, 8। तो आप क्या देख रहे हो, वेलोसिटी तो बढ़ती चली जाएगी, आप t बढ़ाते जाओगे, रिपीट नहीं होगी, वापस कभी 6 या 8 नहीं आएगी लौट के, यदि टाइम बढ़ता जाएगा तो ये टाइम का फंक्शन जरूर है लेकिन पीरियोडिक नहीं है। हमें तो यदि ऑसिलेशन मोशन डिस्कस करना है, बीमारी तो ये है ना, तो है ऐसा फंक्शन चाहिए। यदि ऐसा कोई मैथ में फंक्शन है तो उसे पीरियोडिक फंक्शन बोलेंगे। हर टी टाइम के बाद वही फंक्शन रिपीट हो रहा है। तो जैसे अब मैथ कहता है तथास्तु, मैथ ने कहा तथास्तु। अब आप देखिए कि ऐसे फंक्शन मैथ में है या नहीं। यदि हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कुछ इस अंदाज में लिख दें, जैसे वैसे तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पीरियोडिक होते हैं, लेकिन टाइम पर लिखना है तो थीटा की जगह आप ओमेगा टी लिख दीजिए। थीटा की जगह क्या लिखना है आपको, ओमेगा टी। और इस ओमेगा की वैल्यू अगली लाइन पर लिख देता हूं, इस ओमेगा की वैल्यू 2π/t इंटू टी ही होनी चाहिए। ओमेगा ये वही पुराना वाला ओमेगा है, ओमेगा वही 2π/t, पहली बार नहीं पढ़ रहे हो। तो यदि एफ टी साइन ओमेगा टी इस टाइप का है, ये पक्का पीरियोडिक है। आपको अभी चेक कराऊंगा, और इसके बगल में कुछ भी लिख देना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 1 2 3 4 5 जैसे मैंने ए लिख दिया, मतलब अभी मैं समझाता हूँ, एक एग्जाम्पल समझाता हूँ कि मैं क्या समझाने चाह रहा हूँ, ठीक है। मैंने आपको बताया, मैथ ने कहा तथास्तु, हे बस मैंने तेरी तपस्या सुन ली, मैं प्रसन्न हुआ, ये ले एफ टी। आइए इसे चेक करते हैं इसमें वो खूबसूरती है या नहीं। हमारा एफ टी क्या चीज है, हमारा एफ टी ए साइन ओमेगा टी, ओमेगा की वैल्यू लिख दी है ना ये। अब यदि मैं इसमें 0 डालूंगा तो मुझे टी की जगह 0 डालना पड़ेगा, इसमें 1 डाल दूं तो मुझे टी की जगह 1 डालना पड़ेगा, है ना। तो मुझे बताना, यदि मैं यहाँ टी की जगह टी प्लस टी डाल दूं तो अब मुझे इस टी की जगह क्या डालना पड़ेगा, 2π/t, और इस टी की जगह डालना पड़ेगा टी प्लस कैपिटल टी। आपने जो काम पहले फंक्शन ऑफ एक्स में किया था, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2 है तो f1 का मतलब x की जगह 1 डाल दो, f2 का मतलब x की जगह 2 डाल दो, और x प्लस 3 का मतलब x की जगह x प्लस 3 डाल दो। अब मैंने उसी फंक्शन जो t का था उसमें t प्लस t डाल दिया, तो इस t की जगह t प्लस t डाले और चेक करते हैं। ए साइन मल्टीप्लाई ले जाइए, वहां पर मल्टीप्लाई ले जाइए, मल्टीप्लाई 2π/t इंटू टी, और जब ये मल्टीप्लाई वहां जाएगा तो 2π t से t कट जाएगा। पहले चेक करो ये होगा कि नहीं। अब थोड़ी देर के लिए इसे थीटा मानिए, थोड़ी देर के लिए इसको थीटा मान लीजिए, इतने हिस्से को प्लस 2π, इतने हिस्से को थीटा मान लीजिए ताकि आप कंफर्टेबली देख सको। अब ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बन गई, साइन 2π प्लस थीटा। मैंने पहला वीडियो बनाया हुआ है, पढ़ा हुआ है इसी प्लेलिस्ट में, चेक कर लीजिएगा, खासकर बायो वालों के लिए। बताना साइन 2π प्लस थीटा, साइन 2π प्लस थीटा, साइन 2π प्लस थीटा, साइन थीटा ही होता है ना। थीटा को थीटा की औकात दे दो। थीटा एक्चुअली मैंने थोड़ी देर के लिए इसको मान लिया था, तो थीटा की वैल्यू 2πt/t,
पहले इतना समझ में आया? मतलब ये क्या चीज है, एफ टी प्लस टी, मैंने इस टी की जगह टी प्लस टी डाल दिया, उसको एडजस्ट किया तो ये आ रहा है। और जब आप गौर से देखोगे, ये तो कहीं देखा है मैंने यार, कहीं देखा था, तो देखा देखा सा लग रहा है। ओ हाँ, ये तो हमारा वही है, चेक करो, ये तो हमारा वही एफ टी है। अब आप देखिए, समझना चालू करिए, ये तो कमाल हो गया, धोती को फाड़ के रुमाल हो गया। मैथ ने हमारी सुन ली कि हे बस आंखें खोलो, मैं तुमको एक ऐसा फंक्शन देता हूं, ये ले फंक्शन, जिसमें टी डालने पे जो भी वैल्यू आएगी, उसके बाद जब तुम उसी फंक्शन में टी प्लस टी डालोगे, वैल्यू वही आ जाएगी। यहां तक समझ में आया या नहीं आया? बोलो, यहां तक समझ में आया कि ये, यानी इसका मतलब पीरियोडिक फंक्शन केवल हवाई फायर नहीं हो रहे, होते हैं, पीरियोडिक फंक्शन होते हैं जिनके अंदर ये खूबी होती है। पहली खूबी कि टी डाल दो तो जो वैल्यू देंगे, टी प्लस टी के बाद भी वही वैल्यू रिपीट कर देते हैं। आप देखिए, मैंने आपके सामने सबूतों के साथ बात करी है, टी प्लस टी डाला, वही एफ टी रिपीट हो गया। एक चीज घर के लिए दे रहा हूं, इसमें टी प्लस टू टी खुद डालना एक बार, इसमें आप देखना यही रिपीट होगा। एक्चुअली कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक और चेक कराता हूं आपको, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक, हालांकि हमारा काम साइन और कॉस से पड़ेगा तो कॉस ही चेक करा देता हूं। मान लो एक और फंक्शन लिया मैंने, बी कॉस थीटा, थीटा की जगह बस ओमेगा टी लिखना, तो वो टाइम का फंक्शन भी बन जाएगा। खाली थीटा लिखूंगा तो टाइम का फंक्शन तो हुआ ही नहीं ना, यहाँ टी तो आया ही नहीं, तो ओमेगा टी। इसके अंदर भी वो खूबी है, हे प्रभु, वो हे बस आंखें खोलो, ये रहा तुम्हारा पीरियोडिक फंक्शन, चेक करें कि प्रभु ठीक बोल रहे हैं कि नहीं। कॉस ओमेगा वही 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू टी, ये हमारा एफ टी है, फंक्शन ऑफ टाइम डिपेंडेंट फंक्शन। इसमें टी प्लस कैपिटल टी डालता हूं, तो अब क्या करना पड़ेगा मुझे, 2 पाई कैपिटल टी, अब स्मॉल टी की जगह मुझे टी प्लस कैपिटल टी डालना है ना, टी प्लस कैपिटल टी चाहिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जब ये यहां जाएगा तो 2 पाई बाई टी इंटू टी, और जब ये यहां जाएगा तो कैपिटल टी कट जाएगा, 2 पाई, ये बन गया कॉस 2 पाई प्लस थीटा। 2 पाई पहले इसे पढ़ लो, कॉस 2 पाई प्लस थीटा, कॉस 2 पाई प्लस थीटा, मैं इसको थीटा बोल रहा हूं इसको, तो ये हो गया कॉस थीटा, क्योंकि कॉस 2 पाई प्लस थीटा भी कॉस थीटा ही होता है, ठीक है। बाकी कॉस थीटा को उसकी इज्जत दे दीजिए वापस, 2 पाई बाई टी इंटू टी, फिर आप कहोगे वही डालो, ये तो देखा देखा सा लग रहा है, अरे हाँ ये तो एफ टी है, इज इट ओके? इसका मतलब पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। अब आप ऐसे समझिए जैसे प्रोजेक्टाइल पढ़ने के लिए आपको पैराबोला मैथ आनी चाहिए, है ना, स्ट्रेट लाइन पढ़ने के लिए, स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ने के लिए स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आनी चाहिए, ऑसिलेशन पढ़ने के लिए आपको इतनी सिंपल मैथ तो आनी चाहिए, ठीक है। और ये कैसे मदद करेंगी आप देखिएगा कि ये फंक्शन कैसे आपकी मदद करने के लिए आए हैं। अच्छा एक और चीज, होते तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पीरियोडिक है, लेकिन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे ऑसिलेशन में मदद नहीं करेंगे, क्योंकि अमंग ऑल दीज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन केवल साइन थीटा और कॉस थीटा ही है जो बाउंडेड है। बाउंडेड का मतलब जैसे साइन थीटा की वैल्यू +1 और -1 से के बीच में ही रहती है, मतलब साइन थीटा 1 से कभी बड़ा नहीं होगा, साइन थीटा, और -1 से कभी छोटा नहीं होगा। थीटा आप कुछ भी डाल देना, 10 20 30 40 50 हजार, कुछ भी डाल देना, साइन की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं होगी और -1 से नहीं छोटी होगी। सेम कॉस थीटा के लिए भी, कॉस थीटा भी 1 से कभी बड़ा नहीं होगा और -1 से कभी छोटा नहीं, बराबर हो सकते हैं। तो ये हो गए बाउंडेड फंक्शन, इनकी एक लिमिट सेट कर रखी है मैथ ने। लेकिन इसके अलावा अदर देन जैसे tan थीटा लूं तो वो इंफिनिटी तक चला जाता है, -इंफिनिटी तक चला जाता है। अब हमारा ऑसिलेशन मोशन एक दायरे में ही तो होता है, बोलो, एक डेफिनेट और फाइनाइट दायरे में होता है कि नहीं, तो हमारी मदद ये करेंगे। थोड़ा सा आइडिया देता हूं, हो सकता है अभी ऊपर से जाए जो मैं बोलने जा रहा हूं। जैसे एक बार बताओ, यदि इसका एम्पलीट्यूड 1 और -1 ही है, मान लो एक बंदा ऑसिलेट कर रहा है, कभी 1 -1 1, मतलब उसका एम्पलीट्यूड ही 1 है, तो उसका हम डिस्प्लेसमेंट ऐसे लिख सकते हैं ना, इमेजिन करो एक्स की, या अभी नहीं समझोगे इससे, साइन थीटा की वैल्यू 1 और -1 से बराबर, मतलब इस रेंज में भटकती है। अब यदि किसी का एम्पलीट्यूड 1 और -1 के बीच में है तो हम इस साइन थीटा को यूज करेंगे। मान लो यदि किसी का एम्पलीट्यूड 5 - 5 के बीच में नौटंकी हो रहा है,
5 माइनस 5, 5 माइनस 5, तो आप इसमें एक चालाकी चलो, इस पूरी इनइक्वलिटी में 5 का मल्टीप्लाई करो, तो -5 5 साइन थीटा +5, मैंने इसमें पूरे में 5 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो पता है, मुझे पता है ये बात अभी ऊपर से जाएगी इतनी बार, क्योंकि यहां तक सब समझ में आया है, मुझे ये भी पता है। अब ये मैं क्या बताना चाह रहा हूं, ये बाद में जब कभी वीडियो देखोगे ना रिवाइज, तब कनेक्ट हो जाएगी। अच्छा तो सर ये बताना चाह रहे थे, साइन थीटा की वैल्यू 1 और -1 के बीच में नौटंकी करेगी, तो यदि मैं इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 साइन थीटा एक ऐसा फंक्शन मिल जाएगा आपको जो 5 और -5 के बीच में रिपीट होता रहेगा। 5 माइनस 5, 5 माइनस 5, यदि मैं इसमें 6 का मल्टीप्लाई करता, 6 का सम में, तो ये एक ऐसा फंक्शन है जो 6 और -6 के बीच में नौटंकी करता रहेगा। इसका मतलब जिसका एम्पलीट्यूड 6 होगा उसके लिए ये मदद कर सकता है। कैसे बताता हूं, मतलब मैंने ये बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक, हमने पहले ये तपस्या की कि हे मैथ देवता हमें ऐसा फंक्शन दे दो, मैथ ने दे दिया। मैथ ने तो ये कह दिया सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मेरे पीरियोडिक होते हैं, ठीक, हाँ बेटा एक ही वैल्यू है ये। और इसमें हमने देखा कि केवल यही 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो बाउंडेड होते हैं। अब यही कैसे मदद कर देंगे वो देखते हैं। अब देखिए, अब आप आज की क्लास में फिर से बोल रहा हूं लंबी जाएगी, मैं इस टॉपिक को तो कोशिश करूंगा कि एटलीस्ट इसको तो खत्म करूं मैं, और केवल इसमें डिस्प्लेसमेंट वाली मेहनत है बस, फिर तो बहुत स्मूथ है ये टॉपिक। देखिए चैप्टर, हाँ तो अब देखिए थोड़ी ही देर में, या मे बी पॉसिबल अगली क्लास में, नहीं थोड़ी ही देर में आपके अंदर ये क्षमता डेवलप हो जाएगी, वो ये कि देखिए यदि आपको एक पार्टिकल है ऑसिलेट कर रहा है और वो हमें एक सवाल कह रहा है कि उसने जब मीन पोजीशन पे था और इधर जा रहा था, सरक रहा था, हमने तब स्टॉप वॉच स्टार्ट करी। बेटा जब भी मैं t = 0 लिखता हूं इसका मतलब ये होता है कि उस ऑसिलेशन की मेजरमेंट की शुरुआत या स्टॉप वॉच की शुरुआत इस समय हुई। सपोज करिए मैं इसको प्लस, इसको माइनस और इसको r या a जो मानना चाहो वो मान सकते हो आप। बताइए, तो यहां से यहां तक की लेंथ r मान लो तो ये एम्पलीट्यूड है, दिस इज E1 माने एक्सट्रीम, E2 एक्सट्रीम। अब सुनिए, एक पार्टिकल है जो ऑसिलेट कर रहा है, यूं ऑसिलेट कर रहा है, जब वो मीन पोजीशन पे था तो स्टॉप वॉच एक्टिवेट कर दी, ठीक है। तो पता है थोड़ी देर के बाद आपके अंदर एक क्षमता डेवलप होगी, जो मेरे अंदर डेवलप हो चुकी है वो आपके अंदर हो जाएगी। मैं सिचुएशन देख के क्या करूंगा, इसका x लिख दूंगा r sin ओमेगा t, इस सिचुएशन को देख के लिख दूंगा r sin ओमेगा t। अभी आपको नहीं पता कि इसमें क्या खूबी है, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, पता है इसमें क्या खूबी है? इसमें खूबी क्या है बताता हूं। इसमें x की जगह ऐसे भी लिख सकते हो, x t, बताना x t पर डिपेंडेंट है या नहीं, तो x t का फंक्शन है। ध्यान रखना बेटा v = u + at, आप बचपन से ये पढ़ते आए हो, लेकिन हम चाहे तो इसमें भी t लगा सकते हैं, जो t का फंक्शन है उसको हाईलाइट कर सकते हैं कि t का फंक्शन है। सिंपली ऐसे पढ़ लो, नहीं तो ऐसे भी x इंटू मतलब ब्रैकेट में t। पता है इस फंक्शन में क्या खूबी है? एक मिनट और, x = r sin ओमेगा को वो लिख दीजिए 2π/t × t, ताकि आप भूल ना जाओ कि ओमेगा क्या चीज है। पता है इस फंक्शन में क्या खूबी है? जो खूबी s = ut + ½ में होती है। क्या खूबी होती है s = ut + ½ में? इसके अंदर ये खूबी होती है कि यदि किसी का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो तुम मुझे t दो, मैं तुम्हें s दे दूंगा, तुम मुझे t दो, मैं तुम्हें डिस्प्लेसमेंट बता दूंगा, t डालो और s पता कर लो। वो खूबी आज इस फंक्शन में है। यदि वो SHM कर रहा है तो, ये कानों का डॉक्टर है, खराब हमारी किडनी हुई है, तो ये इक्वेशन यहां नहीं लगेगी, ये मैं बता चुका हूं। लेकिन यहां कौन सी लगेगी? यहां ये लगेगी। चेक कराता हूं, वेरीफाई करते हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा ये बताइए, जब कोई पार्टिकल यहां पे स्टॉप वॉच एक्टिवेट करोगे, यहां पर एक्टिवेट करोगे स्टॉप वॉच, तो यहां तक आते आते इसका कितना टाइम गुजर चुका होगा बोलो, जब वो यहां पहुंचेगा? बताइए, आप बताइए। यदि स्टॉप वॉच आपकी यहां एक्टिवेट हुई है जैसा कि सवाल में हुआ है, तो जब वो वहां पहुंचेगा पहली बार तो कितना टाइम स्टॉप वॉच में आ चुका होगा? t = कितना हो चुका होगा? यहां पे ये पूछ रहा होगा, t/4, कैपिटल t/4। यहां तक आते आते पता नहीं क्या आप बोल रहे हो कुछ लोग, कुलदीप कैपिटल टी क्यों होगा? यदि स्टॉप वॉच यहां स्टार्ट हुई है तो यहां कैपिटल टी पे क्यों होगा? यार कुछ भी बोलने से मतलब है, टाइप करने से। फिर जब वो यहां आएगा तो कितना टाइम हो चुका होगा बताइए? यदि स्टॉप वॉच आपकी यहां स्टार्ट हुई है तो यहां पे वो t/4 पे पहुंच गया,
यहां कब आएगा, सुबह ही बताया था, t/2, t/4 और जोड़ दो, है ना। यहां पर आते आते t की वैल्यू t/2 हो चुकी है। जब वो यहां आएगा तो कितना टाइम हो चुका होगा, 3t/4। जब वो यहां आएगा तो t इक्वल टू फिर t/4 जोड़ दो t। ये मैंने सुबह ही तो बताया था। यदि आपकी स्टॉप वॉच यहां स्टार्ट होती है, आप दिमाग में 16 सेकंड को भी रख सकते हो। सुबह वाली क्लास में मैंने कहा कुछ दिमाग में कम चल रहा है तो न्यूमेरिकल वैल्यू अटैच कर दो, लेकिन 16 सेकंड नो डाउट हर बार तो नहीं होगा ना, इसलिए कैपिटल टी की भी आदत डालो। अब देखिए, मुझे बताइए जब पार्टिकल यहां पर है तो इसका डिस्प्लेसमेंट बताइए कितना है, बताइए कितना डिस्प्लेसमेंट है, कितना डिस्प्लेसमेंट है इसका, 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से ही मेजर होता है। जब वो यहां आ गया तो अब उसका डिस्प्लेसमेंट ये है बेटा, ये तो डिस्प्लेसमेंट हो गया उसका, यदि ये मैं आर बोलूं तो, और ये प्लस और माइनस है तो इसका डिस्प्लेसमेंट इस समय प्लस आर है। फिर जब वो लौट के आ गया तो पार्टिकल ये रहा, तो यही मीन पोजीशन पर है, इसका डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया। फिर थोड़ी देर के बाद यहां पर आ गया पार्टिकल, अब इसका डिस्प्लेसमेंट ये रहा, कितना डिस्प्लेसमेंट है, -r, और अब डिस्प्लेसमेंट कितना है। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई, ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई। ये टेबल सी चार्ट, ये डाटा मैंने लिखा है कि पार्टिकल जब यहां है नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट इतना 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 इतना। अब मजे की बात ये इतने फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, ये सब इस इक्वेशन में मौजूद है। चेक कराता हूं, यानी जब पार्टिकल यहां से स्टार्ट कर रहा है तो पता है मैथ क्या कह रही है, अरे बिना बात के गंवार बना फैला रहे हो, हटाओ उसे, ये लो पार्टिकल कहां पे मैं बताता हूं। अब आपको ये कैसे बताएगा, चेक कराता हूं। तुम मुझे टी दो, टी है ये, तुम मुझे टी दो, मैं तुम्हें एक्स बताऊंगा। चल चेक करते हैं अब हम सब लोग। मैंने सबसे पहले टी 0 डाला, 0वां सेकंड है ना, तो एक्स देखते हैं क्या निकलेगा, r sin 2π/t इंटू टी। अब मुझे इस टी की जगह भी 0 डालना पड़ेगा। बताइए, r sin, ये तो 0 हो गया, sin 0 की वैल्यू 0 होती है, 0। ये क्या कह रहा है कि 0वें सेकंड बंदे का जो डिस्प्लेसमेंट होगा 0। अब यहां से वेरीफाई भी करते चलिए, हाँ यार 0वें सेकंड डिस्प्लेसमेंट 0 ही था। वेरीफाई करने के लिए दूसरा, क्या तुम उसके चक्कर में पड़े हो, t/4। अब मैं एक अगला रैंडम टाइम डाल के देख रहा हूं इसमें, t इक्वल टू t/4। क्या है इक्वेशन, जो औकात वहां पर इसकी होती थी s बराबर ut प्लस हाफ टी स्क्वायर की, वो औकात यहां है इसकी, पहचानिए। तो x इक्वल टू r sin 2π/t इंटू टी, यही तो लिख दी मैंने। पर अब इस t की जगह, इस t की जगह नहीं, इस t की जगह t/4 रख लो, तो t से t कट गया, 2 से ये कट जाएगा, r sin π/2। और याद करो टिग्नोमेट्रिक टेबल, यदि आपको याद आ रहा हो तो मैंने एक बार हिंट लिख देता हूं, साइन थीटा की वैल्यू यहां पर +1, यहाँ -1, यहाँ 0 0 होती है। तो बताना साइन π/2, साइन π/2 यानी ये +1, r +1। बोलो, दिल को तसल्ली। आप ये भी चलिए समझिए क्या पढ़ क्या रहे हो। ये इक्वेशन चीख चीख के कह रही है कि यदि मुझ में t इक्वल टू t/4 डालोगे तो x + r होगा। चेक करना, t इक्वल टू t/4 पे पार्टिकल यहां था, है ना, उसका x, हाँ यार आ रहा है नहीं यार आंसर। और देखिए आंसर, t इक्वल टू t/2 डालिए, देखते हैं, r sin 2π/t, और गौर से देखो आंसर 0 से बढ़ गया, ना आंसर बढ़ता जा रहा है, बढ़ते बढ़ते +r हो गया। लेकिन अब टाइम बढ़ता जा रहा है, अब देखते हैं आंसर क्या आएगा। अब इस t की जगह डाल रहा हूं मैं t/2, t से t कट गया, 2 से 2 sin π। उधर देख के बताइए sin π यानी ये 0। जिसने वो वीडियो देखी होगी उसे पता होगा कि मैं क्या इशारा कर रहा हूं, sin π 0 0। t/2 पर बनना पार्टिकल यहां था, उसका डिस्प्लेसमेंट 0 था। बोलो पल्ले पड़ा या नहीं पल्ले पड़ा, पल्ले पड़ा या नहीं पल्ले पड़ा। और कोई भी टाइम डाल लेना, कोई भी टाइम डाल लेना, वेरीफाई कर लेना और आपको बता देगा। एक और दिखा देता हूं, चलो एक और, जब मेहनत की तो एक बार और। मैं t इक्वल टू 3t/4 डाल के देखता हूं इसमें, है ना, तो x इक्वल टू r sin 2π/t इंटू टी। अब t की जगह क्या डालना है मुझे, 3t/4। सॉल्व करो बेटा इसको, ये t से t उड़ा बस, तो sin 3π/2, और 3π/2 यहां आएगा, sin 3π/2 की वैल्यू -1 -r। और आप अपने दिल से पूछिए कि सही आंसर दे रहा है या नहीं दे रहा, कि t इक्वल टू 3t/4 पर x की वैल्यू वापस बाकी -r है या नहीं। अब आप इस फंक्शन की क्षमताओं को समझिए
इसने केवल x की वैल्यू जीरो के बाद बढ़ाई 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 बढ़ाई, उसके बाद घटा घटा के जीरो भी ले आया और फिर पलट के माइनस आर भी ले आया। कुछ इस टाइप की ही मैथमेटिक्स चाहिए थी आपको, क्योंकि एसएचएम में यही तो नौटंकी होती है। आया समझ में? नहीं, पहले ये बताओ आया समझ में या नहीं आया? जल्दी बोलो कितना। हाँ आया ना, कि जो आप इतने इतने, अच्छा आपके दिमाग में एक चीज और आएगी, नो डाउट एक चीज और आएगी, वो ये आएगी सर जब हम क्रॉस वेरीफाई कर पा रहे हैं तो हमें तो इक्वेशन की जरूरत भी नहीं है। आप क्या कहोगे, सर हमें इक्वेशन की जरूरत ही क्या है जब हम अपने माइंड से पहले ही बता रहे हैं तो, है ना भाई, ये क्वेश्चन जायज है। सर हमें तो इक्वेशन की जरूरत नहीं है तो हम तो वैसे ही बता देंगे। तो सुनो, आप 0वें सेकंड यहां पर है, चौथे सेकंड यदि मैं कैपिटल टी को 16 बोलूं तो ये चौथा सेकंड है, तो चौथे सेकंड पे बता दोगे, 8वें पे बता दोगे, 12वें पे। आप स्टैंडर्ड टाइमिंग की तो पोजीशन बता दोगे। अब यदि मैं कहूं बताओ 2.5 सेकंड पे वो कहां है, तो जब वो इन दोनों के बीच में यहां होगा और आपको टाइम पता है, मतलब यहां होगा, तब 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 एग्जैक्ट कैसे बताओगे? तब तो इक्वेशन ही मदद करेगी। इस इक्वेशन की महिमा को समझिए। मतलब आपके दिमाग में ये नहीं चलना चाहिए जब हम ये निकाल पा रहे हैं, है ना, तो इसका मतलब हमें तो आंसर पहले से ही पता है। आपको आंसर सारे नहीं पता पहले से, बताना चौथे सेकंड यहां पर है, मैं कहूं बताना छठे सेकंड कहां होगा। अब आपको पता है चौथे सेकंड यहाँ है, 8वें सेकंड यहाँ है, चौथे सेकंड यहाँ है और 8वें सेकंड यहाँ है, तो ये यार सर सॉरी छठे सेकंड नहीं बता पाएंगे। और एग्जैक्ट बताना है, एग्जैक्ट बताएगा ये। लेकिन इसमें एक अच्छी बात कर ली बहुत, अब करेंगे गंदी बात। गंदी बात क्या है सुनिए। अब यदि गंदी बात बताता हूं इसमें, यदि मान लो मैं आपको सिचुएशन ये देता कि यदि पार्टिकल मीन पोजीशन से इधर स्टार्ट ले रहा है, मतलब स्टॉप वॉच तो हम कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते, पहले तो ये बताइए, ये बताइए स्टॉप वॉच हम कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं कि नहीं? स्टॉप वॉच कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। बाई चांस स्टॉप वॉच इस समय ना होके इस समय स्टार्ट हुई, बाई चांस स्टॉप वॉच इस समय, अब तो t इक्वल टू 0 हो गया। अब ty4 पर बंदा वहां होगा ना कि यहां, तो अब ये इक्वेशन यहां काम नहीं आएंगी। ये यहां पे लिमिटेशन भी समझिए। यहां ये फायदा था, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी है ना, बस एक्सीलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, मुझे कभी भी यूज कर लेना। लेकिन यहां एक लिमिटेशन ये है कि यदि आपकी स्टॉप वॉच की टाइमिंग बदल गई तो अब ये फंक्शन यहां मदद नहीं कर सकता। अब खुद सोचो अपने आप से, ये t इक्वल टू 0 पे आंसर देखो, इसके डाटा टेबल यही तो थे कि t इक्वल टू 0 पे आंसर दे रहा था 0 और t इक्वल टू ty4 पे आंसर दे रहा था +r। क्या आप इस वैल्यू को से यहां सेटिस्फाई हो जाओगे कि नहीं? बताओ। ये तो ये फंक्शन t इक्वल टू ty4 पे +r आंसर दे रहा था और यहां हम सेटिस्फाइड थे क्योंकि वाकई ty4 पे वो यहां था और वाकई ty4 पे +r था। क्या आप मुझे बताइए, क्या ये वैल्यूज यहां पर सेटिस्फाइड है? क्या यहां पर भी ty4 पर वैल्यू +r ही आएगी? सोचो, नहीं आएगी ना। यहां क्या आनी चाहिए फिर? यहां क्या आएगी बताओ? ty4 पर यहां x कितना है? यहां पर ty4 यानी जब 1/4 ऑसिलेशन पूरा होगा, यदि स्टॉप वॉच यहां स्टार्ट हुई है तो ty4 पे पार्टिकल यहां होगा, यहां तो आंसर -r आना चाहिए ना। तो इसका मतलब अब ये इक्वेशन यहां प्रभावशाली नहीं रहेगी, ये यहां लिमिटेशन है। यहां क्या होगी? यहां होगी -r sin 2π/t इंटू टी, यहां ये होगी। इसे घर पे चेक करिएगा, मतलब -r sin ω/t, ओमेगा का मतलब वही है। अब आपके सामने दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर अब हमें कैसे पता चले? हमें तो ये लगा कि एक इक्वेशन यूनिवर्सल हो गई, लेकिन आपने तो यहां जो हिट करके ये बता दिया कि तो रायता फैल गया हमारे दिमाग में। आपने तो लिख दी, आप इसे वेरीफाई करना, होमवर्क है, करना बेटा। अब जब वेरीफाई करोगे, मैं ऐसे नहीं करा रहा वेरीफाई, कुछ चीजें आप पे भी छोड़ देते हो, लेकिन इतना तो वेरीफाई करा दिया कि ये वैल्यूज यहां सेटिस्फाइड नहीं कर रही। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन जनरेट होगा कि हमें कैसे पता चले सर कब कहां को यूज करनी है? चलिए मैं तीसरा बता देता हूं। मान लो पार्टिकल यहां पर था E1 पर, मैंने जहां मोटा किया ना वहां पे प्लस माइनस और ये R, स्टॉप वॉच आपकी यहां स्टार्ट हुई है, तो ना ये काम में आएगी ना ये काम में आएगी, यहां काम आएगी x इक्वल टू r cos ω t। इसे एक बार चेक करते हैं इसको,
इसको चेक करते हैं। आपके दिमाग में नो डाउट क्वेश्चन चल रहे होंगे कि हमें कैसे पता चले, है ना, वो सबका जवाब मिलेगा, चाचा का, बाबा का, बाप का, सबका बदला लेगा हम, है ना। लेकिन सब ये रहा ओ, ठीक है। पहले आप बताइए, जो पार्टिकल इस टाइप से स्टार्ट ले रहा है, यहां स्टार्ट ले रहा है, जिसकी स्टॉप वॉच यहां स्टार्ट हुई है, आप बताइए T/4 पर कहां होगा। आपको नाम देना है T1 E2 O के आधार पे नाम देना है। यदि कोई T इक्वल टू 0 पर यहां है तो T/4 पे यानी चौथे सेकंड पे कहां होगा बताइए, इस वाले ऑसिलेशन मोशन में, जिसमें केवल स्टॉप वॉच का अंतर आ गया है। सिर्फ स्टॉप वॉच कहां स्टार्ट होगा, पार्टिकल होगा O पर, बिल्कुल ठीक, U करके T/4 पे, ठीक है। T/2 पे कहां होगा, T/2 पे कहां होगा, अब वो यहां होगा, T इक्वल टू T/2 पर यहां होगा। जब वो यहां आएगा तो कितना टाइम हो चुका होगा बोलो, बताइए बेटा। जब वो यहां आ चुका होगा ऊपर तो कितना टाइम गुजर चुका होगा, 3T/4। और जब वो वापस वहां आ जाएगा, हाँ अब एक ऑक्सीलेशन हो गया उसका। अब आप इतना तो समझ गए होंगे कि ये इक्वेशन यहां नहीं काम आएंगी अब, क्योंकि इसमें T बताना, यहां T इक्वल टू 0 पर X की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, आप बताइए। एक और बढ़ दीजिए बस प्लीज, थोड़ा सा ऑपरेशन कर रहा हूं। जब T इक्वल टू 0 पे बंदा यहां है तो ध्यान रखना, बंदा कहीं भी हो, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम मीन पोजीशन। पार्टिकल कहीं भी हो, डिस्प्लेसमेंट वेरी गुड प्लस आर, प्लस आ रही है। यहां डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं है सुहानी। जब T इक्वल टू 0 पे बंदा यहां है तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा मीन पोजीशन से मेजर होता है। यहां पर ये गांठ बांध लीजिए दिमाग में, ठीक है। जब यू मेजर होगा तो एक प्लस आर, ठीक है। और जब वो यहां आ गया तो डिस्प्लेसमेंट 0, और जब यहां आ गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, -r। आइए वेरीफाई कराता हूं। तो ऐसी सिचुएशन, यानी जो सिचुएशन यहां मैंने लिख रखी है, तब ये काम में आएगी। चेक करें, इसे चेक करते हैं। मतलब मैं इसको यहां लिख देता हूं, x इक्वल टू आर कॉस, सर ने पता नहीं कुछ ऐसा लिख दिया है, आर कॉस ओमेगा की जगह लिख देता हूं 2π/t इंटू टी, ये लिख दिया। अब देखते हैं इसमें t की डिफरेंट वैल्यू डाल के देखते हैं ये आंसर आ रहा है नहीं आ रहा। तो t इक्वल टू 0 डालिए इसमें, t इक्वल टू 0 डाल रहा हूं मैं इसमें, आर कॉस 2π/t, t की जगह 0 डाल दिया। 0 डालते ही इतना टर्म पूरा 0 हो गया, आर कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू। अब कॉस के लिए भी एक टेबल बताई थी मैंने फटाफट, यहां पर कॉस 0 होता है, यहां +1 या -1 होता है। तो कॉस 0 यानी ये कॉस 0 की वैल्यू +1। आप अपने दिल से पूछो सही आंसर दिया है या नहीं दिया इसमें, कि 0वें सेकंड पे बंदे का जो डिस्प्लेसमेंट है, जो पोजीशन है वो प्लस आ रहा है। 0वें सेकंड पर बंदा यहां था, डिस्प्लेसमेंट प्लस आर। हाँ यार, और क्या चाहिए भैया, बच्चे की जान लेंगे क्या, ठीक। तो अब आ जाइए, ये तो आपने अपने दिल से पूछी, हाँ यार T इक्वल टू 0 पर x प्लस आर ही आना चाहिए, और प्लस आर ही आ रहा है। और एक मिनट नेक्स्ट एक और रीडिंग आपकी वेरीफाई करते हैं। T इक्वल टू T/4, इस वाले ऑसिलेशन में बंदा यहां से स्लिप होकर यहां आ गया T/4 पे। अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट 0 दिखा रहा है या नहीं आ रहा। x इक्वल टू आर कॉस 2π/t इंटू टी। अब t की जगह T/4 डालना है, t से t कट गया, ये π/2 हो गया, r cos π/2। इसलिए मैंने ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो पहले बनाई थी, cos π/2 0। हम तो डूबेंगे, तुम्हें भी ले डूबेंगे, लो 0 आ रहा है आंसर। यार सही है, कमाल हो गया यार वाकई इसमें ये। फिर एक लास्ट और चेक कराता हूं। यदि t इक्वल टू T/2 डालू मैं इसी में, r cos 2π/t इंटू टी, ये है ना फंक्शन। ये फंक्शन कह रहा है ना मैं हूं तुम्हारे लिए, रब ने मुझे तुम्हारे लिए मुझे बनाया है, जैसे जोड़ी बनती है ना, इसके लिए ये जोड़ी बनी हुई है। जब पार्टिकल यहां स्टार्ट होगा तो इसके लिए भगवान ने, रब ने इसको बनाया है, इसके लिए रब ने इसे बनाया है, इसके लिए रब ने इसे बनाया है। मैं चेक करा रहा हूं कि जोड़ी सही है कि नहीं, है ना। तो अब इसकी जगह मुझे रखना है T/2, T से T, 2 से 2, cos पाई। अब सोचो बेटा, cos पाई जिसने वो वीडियो देखी है, पाई यहां पे आता है, पाई यहां पे आता है, और cos पाई यानी -1। वेरीफाई हुआ ना। इसका मतलब ये, यहां पर जो थोड़ी सी गंदी बात यह है कि जब पार्टिकल ने बस अपना स्टार्ट यदि चेंज कर दिया तो उसके लिए करस्पॉन्डिंग इक्वेशन कुछ और हो जाती है। यहां से लेगा तो कुछ और हो जाएगी, यहां से लेगा कुछ और हो जाएगी, और यहां से लेगा स्टार्ट तो वो यहां से भी ले सकता है ना,
टी इक्वल टू 0, एक्सट्रीम मीन पॉजिटिव एक्सट्रीम, है ना। तब इसकी इक्वेशन ये काम में नहीं आएगी, तब ये काम में आएगी, माइनस आर कॉस ओमेगा टी। और अब आपके दिमाग में ये आएगा, अब मैं बताऊं आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा, और आप हाँ या ना में जवाब देना कि हाँ सर ने सही पकड़ा है। सर हमें कैसे पता चले कि पार्टिकल, आपने तो पता नहीं रट रखा है या जेबी इतने साल से पढ़ा रहे हो, आपको तो पता इसलिए होगी, हमें कैसे पता चले कि जब पार्टिकल क्या कहते हैं कि यहां से स्टार्ट लेगा तो ये इक्वेशन होगी, यहां से लेगा तो ये इक्वेशन होगी, है ना। ठीक, और एक और चीज उसी का जवाब मैं दूंगा अब थोड़ी देर में, आपको भी पता चलने वाला है कि ये इक्वेशन डिजाइन कैसे होती है, जोड़ी ढूंढी कैसे जाएगी, कि इसके लिए भगवान ने किसे बनाया है, इसके लिए भगवान ने किसे बनाया है ना, ये कैसे पता चले। लेकिन अपने दिमाग में एक चीज सुनना, ये जो चार हैं, केवल जरूरी नहीं है पार्टिकल इन चार से स्टार्ट ले, पार्टिकल यहां से भी स्टार्ट ले सकता था, यहां से देखो, यहां से समवेयर एल्स, कहीं से भी स्टार्ट, स्टॉप वॉच यहां से भी स्टार्ट हो सकती है। तो इक्वेशन का चेहरा कुछ पांचवा होगा, ये तो चार ही लिखी है मैंने, लेकिन यदि पार्टिकल का स्टॉप बटन कहीं, वो स्टार्ट बटन कहीं और दब गया है तो फिर वो पांचवा होगा। पर अब आप इतना तो समझ गए, हर किसी को तो याद नहीं कर सकते आप, इन चारों को तो याद कर ही लो, क्योंकि आपके 99% सवाल तो इन्हीं चारों पे हो जाएंगे। 99% सवाल एक्चुअली ये चार स्टैंडर्ड शुरुआत है। कैसे याद करना है, ये मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, अच्छा स्टार्ट तो ये भी मीन पोजीशन से हो रहा है, पर ये मीन पोजीशन से एरो देखिए इसका पॉजिटिव की ओर है, एरो मीन पोजीशन से पॉजिटिव की ओर स्टार्ट ले रहा है, ये मीन पोजीशन से नेगेटिव की ओर स्टार्ट ले रहा है, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट ले रहा है, ये नेगेटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट ले रहा है। इन चारों को तो याद कर लो कि जो पार्टिकल मीन पोजीशन से पॉजिटिव की ओर स्टार्ट लेता है उसकी इक्वेशन आर साइन ओमेगा टी होती है। मीन पोजीशन से नेगेटिव की ओर हो जाए तो इसी में माइनस लगा देना, माइनस आर साइन ओमेगा टी। यदि वो पॉजिटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट ले तो आर कॉस ओमेगा टी होती है। मैं बनाना सिखाऊंगा इन्हें, लेकिन पहले रट लो, है ना, जैसे बनाना सिखाऊंगा कैसे बनी है ये। जो पॉजिटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट ले तो आर कॉस ओमेगा टी, और नेगेटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट ले तो माइनस आर कॉस ओमेगा टी। ये चार स्टैंडर्ड शुरुआत है, बाकी शुरुआत तो वो कहीं से भी ले सकता है, और हम हर इक्वेशन को याद भी नहीं कर पाएंगे, मैं भी नहीं याद कर सकता, पर एटलीस्ट इन चारों को तो याद कर लो। अब आते हैं उस क्वेश्चन पर जिसका जवाब आप सुनना चाहते होगे, सर हमें कैसे पता चले कि इक्वेशन डिजाइन कैसे होनी। तो दो तरीके हैं, पहले मैं बताता हूं कठिन वाला तरीका, लेकिन वो कठिन जरूर है, लेकिन बहुत आगे समझ में आएगा कि वो भी एक्सेप्टेबल क्यों है। तो अब यही तो जानना चाह रहे हो ना कि ये इक्वेशन कैसे डिजाइन करनी है। तो हेडिंग आपको मिलेगी नोट्स में कि मेथड हाउ टू, यानी हाउ टू रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट, हाउ टू रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट माने एक्स, हमने डिस्प्लेसमेंट को एक्स माने ना, हाउ टू रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट फॉर अ पार्टिकल, उस पार्टिकल का परफॉर्मिंग एसएचएम, जो एसएचएम परफॉर्म कर रहा होता है उसका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। हाँ एक अच्छी चीज ये है, होगी साइन या कॉस में कुछ, होगी साइन या कॉस में कुछ। तो चलिए देखते हैं कैसे पता चलता है। तो इसमें दो स्टेप है, स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकंड, स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकंड, दो स्टेप है। पहला स्टेप ये है कि अपने एक्स को आंख बंद करके आर साइन ओमेगा टी प्लस 5 लिख दीजिए, आंख बंद करके, कुछ भी हो, कहीं से स्टार्ट ले, कहीं से भी स्टार्ट ले, आप पहली इक्वेशन तो यही मानिए कि यही है इक्वेशन, मतलब आर साइन ओमेगा टी, उसमें 5 भी जोड़िए, 5, जिसमें आर का मतलब एम्पलीट्यूड होगा आपका, जो भी एम्पलीट्यूड दे रखा होगा वो लिख देना यार। आर क्या होना चाहिए, एम्पलीट्यूड। इस पूरे को फेज बोलते हैं बेटा, इस पूरे को फेज बोलते हैं, फेज। बता दूंगा धीमे धीमे फेज क्या चीज होती है, धीमे धीमे बताऊंगा। अभी बस केवल काम चलाने के लिए शब्द सीखो, क्योंकि अभी हमारा उद्देश्य इसे समझना नहीं है, हमारा उद्देश्य है कि आपको सब पता कैसे चले हमें ये। तो इसको बोलते हैं फेज और इसको बोलते हैं इनिशियल फेज। ये फेज, इस पूरे को बोलते हैं फेज, ये जो पूरा है इसको बोलना है आपको फेज, और जो इसमें केवल 5 है उसको इनिशियल फेज बोलते हैं ना। ठीक, तो अपनी पहला स्टेप ये कि अपनी इक्वेशन को ये एज्यूम कर लीजिए कि उसकी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन यही है और कोई है ही नहीं, ना आर साइन ओमेगा टी, ना माइनस आर साइन ओमेगा टी, ना यही है, आप एज्यूम कर लीजिए कि यही है।
और उसके बाद जो सवाल में कुछ हिंट दे रखी होंगी, उन हिंट से फाई को कैलकुलेट करिए। बस ये 2 स्टेप है। सवाल में जो भी आपको हिंट मिल रही है, उसमें जो भी हिंट मिल रही है, उस हिंट का प्रयोग करके फाई को कैलकुलेट कर लीजिए। मतलब देखिए, चीजें समझाता हूं क्योंकि करने से समझ में आएगा। मान लो आपको ये सिचुएशन दे रखी है, पहले मैं ये वाला एग्जांपल पकड़ रहा हूं, ये वाला, पहले ये वाला कि ये दे दिया t इक्वल टू 0, पॉजिटिव एक्सट्रीम, ये O, ये नेगेटिव एक्सट्रीम, और इनका एम्पलीट्यूड R। ठीक है, ये है। हमें नहीं पता इसकी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या होगी या इसकी भगवान ने कौन सी जोड़ी बनाई है। तो आपके ऋतुराज सर ये कह रहे हैं कि टेंशन क्लियर है, ये इक्वेशन नहीं है इसकी भी, कोई भी हो सबके लिए यही इक्वेशन है। तो पहला स्टेप ये कहता है कि आंख बंद करके ये लिख दीजिए कि इसके लिए इक्वेशन R sin ओमेगा t प्लस फाई है। यहां वो होना चाहिए जो एम्पलीट्यूड है। यदि यहाँ 10 दे रखा है तो यहाँ 10 लिख देंगे, A लिख रहा है तो A लिख देंगे। ओके, पहले इतना समझ में आ गया। फिर दूसरा स्टेप क्या है, फाई कैलकुलेट करिए। फाई कैसे कैलकुलेट होगा ये बताता हूं। आप गौर से देखिए, आपको कुछ हिंट मिल रही है, हाँ हिंट मिल रही है। फिगर में ये दे दिया है कि वो यहां से स्टार्ट ले रहा है, ये तो दे ही दिया ना उसने, यहां से स्टार्ट ले रहा है। तो इससे हमें ये पता चल गया दैट इज एट t इक्वल टू 0 पर उसका जो x है वो प्लस आ रहा है। बोलो ये है या नहीं, बोलो, क्योंकि उसने इतनी तो हिंट दे दी ना, पार्टिकल यहां से स्टार्ट ले रहा है, बस बहुत है इतनी। तो हमें ये पता चल रहा है कि t इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू आ रहे प्लस आ रहे। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या ये डिस्प्लेसमेंट फंक्शन ऐसा होना चाहिए जो इस टाइम पर ये वैल्यू निकाल के दे, इस टाइम पर ये वैल्यू निकाल के दे। क्योंकि इसको ये बड़ा टशन है ना, ये कौन और चढ़ा रहा है ना कि तुम मुझे टी दो मैं तुम्हें एक्स दूंगा, यही तो कह रहा है कि तुम मुझे टी दो मैं तुम्हें एक्स दूंगा, तुम मुझे टी दो मैं तुम्हें एक्स दूंगा, है ना। तो हमने इससे कहा चल एक काम कर, तुझमें बड़ा टशन है, तू यूं चीख रहा है कि तुम मुझे टी दो मैं तुम्हें एक्स दे दूंगा, एक काम कर तू, हम तुझे टी और एक्स हम ही दे देते हैं तुझे, तू हमें बस फाई दे। तो अब मैं ये वाली वैल्यू जो मैंने यहां से देखी है वो इसमें डाल रहा हूं। तो बताओ एक्स की जगह क्या डालूं, प्लस आर, आर की जगह आर, साइन की जगह साइन, ओमेगा की जगह ओमेगा और टी की जगह 0 प्लस फाई। समझ में आया ये? पहले मैंने इसमें एक्स और टी की वैल्यूज रख दी, आर से आर कट गया, ये +1 हो गया और ये हो गया, ये तो 0 हो गया, साइन फाई। अब बताइए साइन फाई, और यहां पर एक शर्त होती है बेटा, साइन की वैल्यू यहां पर 0 होती है, यहां पर है ना 0, तो 0 तो यहां पर भी है, यहां भी 0, यहां भी 1 है, यहां -1 है ना, सॉरी हमें तो 1 ढूंढना है, सॉरी। साइन थीटा वैल्यू 1 यहां होती है। तो यहां बहुत सारे एंगल है, पहला एंगल आएगा 3π/2 है ना, फिर उसके बाद 5π/2 पे भी +1 होती है। तो आपको सारे एंगल नहीं लेने, आपको वो थीटा लेना है जो 0 और 2π की रेंज में हो। ध्यान रखना ये शर्त होती है, फाई सॉरी, कौन सा वाला एंगल लेना है आपको, जो 0 और 2π के बीच में हो। तो बताना, आप बताइए फाई की वैल्यू, साइन फाई की वैल्यू +1 कब आती है, फाई क्या हो, मतलब फाई क्या हो जिससे साइन फाई +1 हो। तो फाई आएगा ये, यहां हमें +1 चाहिए ना, π/2 पर, सॉरी मैं एक चीज गलत बोल गया, π/2 पे आती है, फिर 5π/2 पे रिपीट होती है। और 90 आपने ठीक बोला, लेकिन उसे पाई के टर्म में बोलने की आदत डालो बेटा। क्या ये समझ में आ गया है, नहीं आ गया? हमने इनिशियल कंडीशन डाल के उसका फाई कैलकुलेट कर लिया, और जैसे ही फाई कैलकुलेट हो जाए ये फाई उसमें डाल दो। तो इसका मतलब एक्स हमारा हो गया आर साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अब तो फाई तुम्हें पता है ना, π/2, और यहां पर टेक्नोमेट्री से सॉल्व कर रही है तो सॉल्व करिए। इसलिए मैं बार बार कहता रहूंगा और आपको पिंच करता रहूंगा, पहली वाली वीडियो देखिए जरूर जिसमें मैंने ये बेसिक्स ट्रिग्नोमेट्री। अब बताइए साइन π/2 प्लस थीटा है, साइन π/2 प्लस थीटा, साइन π/2 प्लस थीटा, कॉस थीटा, आर की जगह आर और कॉस थीटा, थीटा यानी ओमेगा टी। देखा, इसके लिए इस सिचुएशन में यही इक्वेशन थी ना, इस सिनेरियो में ये इक्वेशन थी, इसकी जोड़ी इसके साथ थी, वो अपने आप आ जाएगी, अपने आप आ जाएगी, आप इसे उठा लीजिए बस। और मैं आपको एक चीज बता दूं, आप ये चीज इससे भी अचीव कर सकते थे, कॉस ओमेगा टी प्लस फाई से भी शुरुआत ले सकते थे। मतलब आप इसके फैन नहीं हो, आप इसके फैन हो, तो इससे भी कर सकते थे। चेक कराता हूं,
मैं इतने में घुसाऊंगा, ध्यान रखना उतने में। मान लो आप स्टेप फर्स्ट के लिए इसे बेस इक्वेशन नहीं मानते, आप स्टेप फर्स्ट के लिए आर कॉस ओमेगा टी प्लस 5 मानते, बिल्कुल मान सकते हो। मैं आपको ये फ्री हिट दे रहा हूं कि इससे भी मान सकते हो। वैसे हमारे सारे काम इससे हो जाएंगे, पर इससे भी कर सकते हो वो सारे काम। ठीक है, तो अब बताइए स्टेप सेकंड क्या है? स्टेप सेकंड यही है, फाई कैलकुलेट कर लो। तो अब बताइए, चाहे आप इसे बेस इक्वेशन मानो, चाहिए आपका t इक्वल टू 0 पर x तो प्लस आर ही रहेगा ना, पार्टिकल तो यही है, t इक्वल टू 0। अब हम जो रिक्वायरमेंट इससे कह रहे थे कि भैया तू 0 पे सेकंड प्लस आर दे दियो हमें, वो इससे कहेंगे हम, तो t इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू प्लस आर दे दियो। तो अब मैं x की जगह रख रहा हूं प्लस आर की जगह रख रहा हूं आर कॉस ओमेगा, और t की जगह रख रहा हूं, t कहां गया, 0, t की जगह 0 प्लस 5 है ना। तो ये हो गया आर से आर कट के प्लस 1 कॉस 5। अब बताओ कॉस 5 प्लस 1 कब होता है? कॉस 5 प्लस 1 यहां होता है, यहां पर 0 होता है, यानी 0 पर होता तो 2 पाई पर भी है, 0 पर 2 पाई पर 4 पाई पर, लेकिन आपको वो एंगल लेना है जो 0 और 2 पाई के बीच में, 2 पाई भी नहीं लेना हमें, 0 और 2 पाई के बीच में, यानी फाई की वैल्यू 0। अब आपने इसको बेसिक इक्वेशन माना है ना, तो इसका फाई निकलाइए, इसका तो इसमें फाई डाल दीजिए, x इक्वल टू आर कॉस ओमेगा टी प्लस 0, तो यानी 0, इतनी आ गई, आई तो वही इक्वेशन। लेकिन ध्यान रखना, जो इसको लेगा उसका फाई कुछ और आएगा, जो इसको लेगा उसका फाई कुछ और आएगा, हमें उससे नहीं, फाइनल रिजल्ट सेम आएगा, देखिएगा। कुछ कुछ समझ में आने लगा या नहीं आने लगा, जल्दी बोलो। कुछ कुछ समझ में आने लगा कि ये इक्वेशन कैसे पहचानते हैं? मैंने ये पहले क्यों बताया, ये भी समझ जाओगे आप, कि आपको अपनी एक बेस इक्वेशन इनमें से एक मान लेना और फिर फाई कैलकुलेट कर लेना। तो एक आप करोगे, मैं दे रहा हूं, उतनी देर के लिए रिकॉर्डिंग पॉज कर दूंगा मैं, ठीक है। चलिए, एक मैं आपको दे रहा हूं, और बॉयज साइन से करना, गर्ल्स कॉस से करना, सीधी सी बात है, आंसर सेम आएगा, देखते हैं, है ना, आंसर सेम आएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बॉयज और गर्ल्स को अलग अलग दे रहा हूं तो आंसर आएगा। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं ये वाला, यदि कोई पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है और आपकी स्टॉपवॉच अब स्टार्ट हुई है, जब वो यहां पे था, जब वो यहां पे था अपनी नेगेटिव एक्सट्रीम पर, नेगेटिव एक्सट्रीम पर, तो अब इसके एक्स की इक्वेशन को डिजाइन करो, और जो अभी पता है, और सबको आंसर भी पता ही आएगा, क्योंकि जब कोई पार्टिकल नेगेटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट लेता है तो आंसर ही आता है। लेकिन आप एक्टिंग करोगे, आपको नहीं पता आंसर, आप तो अपने इसको बेसिक इक्वेशन, तो गर्ल्स इसे मान लेना, बॉयज इसे मान लेना, योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो आप सबका आंसर आ गया ना, यानी यदि कोई पार्टिकल नेगेटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट कर रहा है, देखो बॉयज को मैंने ये कहा था ऐसे कर लेना, गर्ल्स से कहा ये, लेकिन सबका आंसर एक्स इक्वल टू माइनस आर कॉस ओमेगा टी आ गया ना, यही आएगा। हो सकता है फाई जिसने ये लिया हो कुछ और है, इसका फाई कुछ और आएगा। थोड़ी सी टिग्नोमेट्री को पॉलिश कर लीजिए, मैं बार बार कहूंगा पहला वीडियो जरूर देखना। अब इसमें एक जगह समस्या आती है, अच्छी बात कर ली, गंदी बात कर रहे हो, अच्छी बात कर ली, वह अब करेंगे गंदी बात। ये जो 2 स्टेप है ना, इनमें अब मैंने आपको जानबूझ के पहले ये खुद कराया और ये आपके लिए दिया, क्योंकि ये आसान थे। इनमें एक समस्या होती है, वो देखिए, अब इसको कराएंगे। मान लो आपको ये वाला एग्जाम्पल मैंने दिया, अब मैं करा रहा हूं, ये आप करिएगा, ये मैं करा रहा हूं, ये कि मान लो यदि स्टॉप वॉच यहां पे दे दी आपको कि यहां पे स्टार्ट हुई है जब वो ऊपर था, तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत क्या आएगी वो भी बता देता हूं, क्या दिक्कत आएगी बताता हूं। और ये आ रहे, ठीक है। अब इसके लिए इक्वेशन ढूंढते हैं, तो पहले बेस इक्वेशन मान लो, मैंने ये मान ली आर साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये मैंने बेस इक्वेशन मान ली, ठीक है। अब सुनो, दूसरा स्टेप क्या कहता है कि जो भी आपको इनिशियल कंडीशन दे रखी हो, कुछ हिंट दे रखी हो, है ना, उनको यूज करके फाइन निकाल लो। अब यदि मैं इस कंडीशन को देखूं तो t इक्वल टू 0 पर x कितना है, ये बताओ। t इक्वल टू 0 पर x कितना है बताओ, इस वाले फिगर में t इक्वल टू 0 पर x कितना है। हम इस इक्वेशन से ये चाहते हैं ना, तो t इक्वल टू 0 पर x का आंसर क्या दे, 0। अब इसमें एक समस्या आएगी, क्योंकि t इक्वल टू 0 पर तो x इक्वल टू 0 ये भी था, तो कहीं वो ये बात, कहीं ऐसा ना हो कि ये इस इक्वेशन को बना के दे दे, क्योंकि हम सिर्फ ये डाल रहे हैं उसमें कि t इक्वल टू 0 पर x 0 है ना, ये पिछले वालों में तो हमने एग्जैक्ट डायरेक्शन भी ऐड करके बताई थी, लेकिन इसमें तो हम डायरेक्शन भी नहीं ऐड कर पा रहे। अभी बताता हूँ क्या, जो नहीं समझे कोई बात नहीं, समस्या क्या आएगी बताता हूँ।
क्या है कि देखिए अभी करके देख लेते हैं ना, समस्या आ जाएगी सामने। तो अब मैं x की जगह तो 0 डाल देता हूं, r की जगह r, साइन की जगह साइन ओमेगा 0 प्लस 5। तो ये तो 0 इक्वल टू साइन, ये यहां 0 हो गया 0 5। अब साइन 5 0, साइन 5, साइन की वैल्यू यहां पर और यहां पर दोनों जगह 0 होती है। और मैंने आपसे बोला है कि थीटा या फाई की वैल्यू आप 0 और 2 पाई के बीच में जो होगी उसे लोगे। अब फाई की वैल्यू 0 पर भी 0 होती है और पाई पर भी 0 होती है। साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है और साइन पाई की वैल्यू भी 0 होती है। हो गई ना बस, और दो एंगल आ गए। वो वजह ये आई कि दोनों ही वैल्यू 0 थी। तो मैं अभी बता देता हूं, जब दोनों ही वैल्यू 0 आएंगी तो इस तरीके की समस्याएं आएंगी। तो बेटर है आप अगला स्टेप कुछ ऐसा ले लो जिसमें डायरेक्शन में इंक्लूड हो। आप एक काम करिए, t इक्वल टू 0 पर x 0 था ना, और हमें ये डर था कि t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0 ये है कि ये वाली इक्वेशन ना बना दे। लेकिन इतना तो तय है, यदि मैं t इक्वल टू 3/4 रखूं इसमें, तो x की वैल्यू प्लस आ रहे है या नहीं, बोलो। अब आराम से तसल्ली से सोचिए, ये समस्या थी, समस्या, और ये समाधान है। ऐसे लिखते हैं समाधान। ये कि आप अगला थोड़ा सा और आगे सोचिए, 0वें सेकंड यहां पर है पर 1/4 पे तो यहां होगा, तो t/4 पर x की वैल्यू प्लस आ रहे, तो t/4 पे प्लस आर t/4। तो अब मैं इस फंक्शन का फिर से इस्तेमाल करूंगा। अब x की जगह तो डाल रहा हूं प्लस आर, और r की जगह आर, साइन की जगह साइन, ओमेगा की जगह ओमेगा। लेकिन इस बार t की जगह मुझे 0 नहीं t/4 डालना पड़ा, और प्लस 5। सॉल्व करें इसे, तो r से r कट गया, +1 साइन ओमेगा की जगह 2 पाई बाई कैपिटल टी, ओमेगा जो होता है t/4। इससे पहले खोलने की ओमेगा जरूरत इसलिए नहीं पड़ी, 0 हो जाता था वो, तो t से t कट गया, π/2 + 5 साइन π/2 + 5, साइन π/2 + 5, तो +1 इक्वल टू cos 5। अब बताइए cos 5 + 1 कब होता है? cos 5 cos 5 cos 5, यहां +1 होता है या -1 होता है? क्लियर कट आंसर आएगा कि 5 0 लीजिए, कोई दोगली बातें नहीं कर रहा कि नहीं ये भी हो सकता है, नहीं ये भी हो सकता है। 5 की वैल्यू 0 ही होगी, और अगली बार +1 होगा 2 पाई पर, लेकिन हमें 0 से 2 पाई के बीच में लेना है, तो 0। अब 5 0 हो गया ना, 5 0 हो गया, मिल गया हमें। तो इस 5 की जगह 0 रख दो, r साइन ओमेगा t + 0, यानी केवल r साइन ओमेगा। आगे नहीं आगे ये वाली इक्वेशन, कि इसके लिए ये इक्वेशन थी, आप चेक कर सकते हो। और यही समस्या आप करिए और मुझे बताइए, अभी समझ जाओगे। करिए बेटा इस एग्जांपल को, कि यदि पार्टिकल मीन पोजीशन से नेगेटिव की ओर स्टार्ट ले रहा है और स्टॉपवॉच अब स्टार्ट हुई है, तो अब इसकी इक्वेशन क्या होगी? करिए, मैं रिकॉर्डिंग थोड़ी देर पॉज कर रहा हूं। तो ये वाला आप अपने आप वेरीफाई कर लेना, आ जाएगा। अब हम ये तो समझ गए कि कैसे किसी के लिए जोड़ी ढूंढी जाती है, कि किसको कौन सा फंक्शन सूट करेगा। इसके अलावा एक सस्ता तरीका और है, इसके अलावा एक सस्ता तरीका है, इससे सस्ता है। यदि मैं वो पहले बता देता तो शायद आप इसकी ओर इसकी ओर ध्यान भी नहीं देते। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। अच्छा ये बताइए, ये मैं मान लूं आपको रट गई है, तो मैं इसे मिटा देता हूं, मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए है ना। ये मैं मान लेता हूं आपको रट गई है, अभी रट गई है, कि एक r साइन ओमेगा टी है, एक में माइनस लगा दो, -r साइन ओमेगा टी, एक cos ओमेगा टी है, एक में उसमें माइनस लगा दो, हो गई 4। इन चारों को तो रट ही लो आप, ठीक है। अब यही चीजें हम एक और अंदाज से डिस्कस कर सकते हैं, सुनो बड़ा मजा आएगा, उसमें मजा आएगा। देखिए हेडिंग है हमारी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। ये क्या, ये तो पढ़ चुके हो, हाँ पढ़ तो चुके। लेकिन आज हम क्या करेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड एसएचएम। एक्चुअली आप ये देखिए, आज आपको एक ट्रिक बताई जाएगी जिसमें हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के कंधे पे बंदूक रख के एसएचएम पे निशाना साध देंगे। यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के कंधे पे बंदूक रख के एसएचएम पे निशाना साध देंगे, यानी कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। कैसे, देखिए कैसे बताता हूं बेटा। सपोज करो मैं कुछ सर्किल बना रहा हूं, है ना,
सर्किल। मैं वाई एक्सिस नहीं बना रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, सिर्फ एक्स एक्सिस बना रहा हूँ, है ना। वाई एक्सिस बाद में बना दूंगा, इसमें ऐड कर दूंगा, क्योंकि आप ऐसे ही कंफर्टेबल होगे। ठीक, ये कुछ सर्किल बना रहा हूं। मैंने अभी सिर्फ एक्स एक्सिस ड्रॉ किए, सिर्फ एक्स एक्सिस ड्रॉ किए, ठीक है। सभी वही सर्किल है, छोटे बड़े हो गए हो तो वो मान लेना, क्योंकि मैं कोई कंप्यूटर तो हूं नहीं। अब देखो, सपोज करो एक पार्टिकल पी है जो सर्किल बना रहा है यूं करके, ये ना पी जो यूं करके घूम रहा है, जो कभी यहां होगा तो कभी यहां होगा। अच्छा, ये बिल्कुल सेंटर है। अब वो बना नहीं है, मैंने कहा मैं कंप्यूटर नहीं हूं, मतलब ये वही जहां से वाई एक्सिस भी निकलेगी, इंटरसेक्शन हुआ है ना, तो कभी यहां पहुंचेगा, वो कभी यहां पर भी पहुंचेगा, है ना। फिर वो कभी पी ये है, यहां पर भी आएगा पी, ठीक है। फिर वो घूमते घूमते यहां पे भी आएगा पी डॉट, फिर वो घूमते घूमते यहां पे भी आएगा पी, फिर वो घूमते घूमते कभी यहां पे भी आएगा, ठीक है। ये यहां पे, मतलब पहला फिगर ये, फिर ये। आप गौर से देखिए, एक बंदा पी फॉर पार्टिकल वो सर्कुलर मोशन कर रहा था, तो मैंने उसके कुछ अलग अलग फोटो खींच दिए, अलग अलग, कभी यहां, फिर थोड़ी देर के बाद का फोटो, फिर थोड़ी देर के बाद का फोटो, फिर थोड़ी देर के बाद फोटो। मतलब जहां गहरा डॉट है ना, वहां पे पार्टिकल करंटली है, फिर वो यहां पर, फिर वो यहां पर, ठीक, यहाँ पे। और आगे भी खूब बना सकते हो। एक और बना देता हूं मैं, एक और बना देता हूं, है ना, लास्ट। फिर वो कभी तो यहाँ पे भी लौट के आएगा ना। आप बताइए, यहां से लेके यहां तक एक ऑक्सीडेशन पूरा हो गया ना। इस पहले और एक सर्किल थोड़े छोटे बड़े हो गए, उस पर ध्यान मत देना बस, ठीक है। एक ऑक्सीडेशन कह रहा हूं, सॉरी, एक सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो गया। ये तो था सर्कुलर मोशन। अब इमेजिन करो, यदि मैं ये कसम खा लूं कि मुझे पी से एक्स पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, पी से एक्स पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, और उसका नाम दे दिया मैंने एन, एन है ना। मतलब पी जहां पे भी होगा आपको उससे एक्स पर परपेंडिकुलर डालना है। अब पी यहां आ गया, तो अब यहां से परपेंडिकुलर डालो, और जहां पे भी डाले उसे एन बोल देना। अब पी यहां आ गया, तो अब यहां परपेंडिकुलर डाल दो, एन यहां आ गया। अब नेक्स्ट फिगर ये है, पी यहां आ गया, तो यहां एन डाल दो, पी यहां। अब आप बताओगे यदि पी यहां आ गया तो एन कहां होगा, ये बताइए। यदि पी घूमते घूमते यहां आ गया, और मैंने एक शर्त दी थी, पी से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालना, इसलिए मैंने वाई एक्सिस दिखाई नहीं है। पता है पी यहां पर है, तो अब पी से देखो देखो देखो, एक मिनट, इसके और इसके बीच का एक फिगर यहां घुसाता हूं, यहां पे पी यहां आ गया तो एन यहां होगा, और पी यहां है तो एन भी यही होगा। ये मानते हैं नहीं मानते? क्योंकि आपको करना क्या है, मैंने टास्क क्या दिया है कि पार्टिकल जहां पर है उससे एक्स पे परपेंडिकुलर डाल दो। अब पी एग्जैक्टली वहीं आ गया तो वहीं पे आ जाएगा मैं, यानी पी और एन इस समय कॉन्साइड कर रहे हैं। फिर पी यहां से सरका, आपको एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालना है, शर्त ये है, और उसका नाम एन देना है। फिर पी और सरका, आपको एक्स एक्सिस पे ही परपेंडिकुलर डालना है, ठीक है। और पी यहां आ गया तो एन भी यही होगा, यानी पी यहां पर तो एन भी यहीं पर है। क्या ये चीज समझ में आ गया? एन 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 दिख रहा है या नहीं? मेरे पास तीसरी मीटिंग की वार्निंग आ रही है, मतलब ये मीटिंग खत्म होने की तीसरी मीटिंग में आना है। ये छोटा सा टॉपिक है, बहुत छोटा टॉपिक है, मतलब तो 2.5 मीटिंग तो मैं 2.5 मीटिंग हो जाएगी, तो इसलिए आना जरूर है तीसरी मीटिंग। हाँ, अब बताइए, ये चीज समझ में आ गई? ये चीज कि मैंने एक ही पार्टिकल के अलग अलग फोटो हैं, तो मैंने बस पी से एक परपेंडिकुलर डालता रहा हूं मैं हर बार। एक काम और कर सकते हो, बताना, क्योंकि पी पर इधर जाने के सेंसेस लग रहे हैं कि पी ऐसे खिसकेगा, फिर पी यहां आ गया तो एन खिसक के यहां आ गया ना, फिर पी यहां आ गया तो एन यहां से खिसक के यहां आ गया ना, है ना। तो एक चीज करते हैं, जैसे जैसे पी खिसक रहा है ना, वैसे वैसे एन में क्या इफेक्ट आ रहा है वो एरो डाल देता हूं। पी क्योंकि आगे बढ़ेगा तो एन भी आगे बढ़ेगा, पी ऐसे जा रहा है तो एन और आगे बढ़ेगा, पी यहां आ गया तो एन इधर जाएगा, पी यदि इधर जाएगा अगले सेकंड पर तो एन इधर जाएगा, पी इधर जा रहा है तो एन इधर जा रहा है, पी यहां आ गया तो एन यहीं पे है, पी यूं खिसका, अब यूं खिसक रहा है पी तो एन अब यूं खिसक रहा होगा, पी यूं, पी का सेंस ऐसे है तो हम एन यूं खिसक रहा होगा, पी यहां आ गया तो एन यहां आ गया।
अब देखिए इतनी देर से मैंने सर्किल ही सर्किल बना रहा हूं, सर्किल ही सर्किल बना रहा हूं, लेकिन आपने एक बात नोटिस करी, यदि आप पी पे नजर डालोगे तो वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, लेकिन यदि आप एन पे नजर डालोगे तो एन तो ऐसे चेंज कर रहा है। देखिए एन यहां पे था, अब केवल एक्टिंग करो, इस कमरे में सर्कुलर मोशन कर रहा है पी, और एन वाली जगह पे मैंने एक एलईडी रख दी, और सपोज करो एलईडी ऐसी है जो एन के साथ सरक रही है, कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ एलईडी जलती हुई दिख रही है, तो एन यहां पर, अब एन यहां पर आ गया, अब एन यहां पर आ गया, अब एन यहां पर आ गया, अब एन यहां आ गया, अब एन यहां आ गया, अब एन वापस यहां आने लगा, एन यहां आने लगा। आप बताइए एन क्या कर रहा है, क्या कर रहे हैं एन? और पी यदि ऐसे ही घूमता रहेगा तो एन ऐसे ही करता रहेगा। पी यदि ये ठान ले कि मुझे ऐसे ही घूमते रहना है, तो बताइए एन ऐसे करता रहेगा कि नहीं, करता रहेगा कि नहीं? ये यदि इसका सेंटर है, इस सर्किल का यदि ये सेंटर है, सर्किल का सेंटर है, सर्किल का सेंटर है, सर्किल का सेंटर सेंटर सेंटर, तो आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि पी तो कर रहा है सर्कुलर मोशन पी, लेकिन जो एन है वो एसएचएम का फील आया नहीं आया? मैंने आपको इसलिए 2 वीडियो भी भेजी हुई है, देखिएगा उनको। ये फील आया नहीं आया यहां पर कि हाँ यार पी तो कर रहा है सर्कुलर मोशन, लेकिन उसके नीचे जो एन कर रहा है वो तो एसएचएम कर रहा है। अच्छा एक और चीज यहां पे पता नहीं दिखेगा कि नहीं दिखेगा, रोशनी उधर की तरफ से आ रही है, ठीक है? यदि मैं आपको अपनी तरफ से ऐसे दिखाऊं तो आपको शायद थोड़ा थोड़ा ज्यादा घुमा रहा हूं इसलिए पता चल रहा होगा। मैं ये गुस्सा आती है पढ़ाते वक्त, अभी अटक गया, ये नौटंकी पढ़ाते वक्त ही ज्यादा होगी। हाँ देखिए, यदि मैं देखो 2D और 3D का कमाल बताता हूं, मैं इसको सर्किल बनाऊंगा, है ना, लेकिन आपको तो ये सर्किल कम लगेगा, ये ऑसिलेशन ज्यादा लगेगा। या सपोज करो मैं ऐसे सर्किल बनाऊं, चलो आप अपने घर पे ये करना, तो सामने से हेलोजन जलाना, दीवार पे वो सर्किल ही नहीं दिखेगा, दीवार पे तो वो ऑसिलेट करता हुआ ही दिखेगा। अब देखिए, छोड़ो चलो उस एक्टिविटी को छोड़ो, ढंग से परफॉर्म नहीं हो रही इसलिए छोड़ो उसको। ये अपने दिमाग में ठानिए, और मेरे पास कुछ सेंटेंस है, आप उन्हें ट्रू और फॉल्स बोलना। पहला सेंटेंस, जितनी देर में पी एक सर्किल पूरा कर रहा है, जितनी देर में पी एक सर्किल पूरा कर रहा है, उतनी ही देर में एन अपना एक ऑक्सीलेशन पूरा कर रहा है। ट्रू और फॉल्स ये बताइए। जितनी देर में पी एक सर्कुलर मोशन कर रहा है, उतनी देर में ही पी अपना एक ऑक्सीलेशन पूरा कर रहा है, ये फॉल्स है। विधि को लग रहा है ये फॉल्स है, और बोलिए बाकी को ट्रू लग रहा है। विधि ऐसा क्यों लगा? ये कई चीजें थोड़ी थोड़ी सर में दर्द कर देती हैं यार। एक बार होता देख, विधि देख, पी यहां पर यहां से स्टार्ट किया उसने, अच्छा गलत टाइप हो गया, अच्छा गलत टाइप हो गया, ये ठीक है। तो आप देख सकते हो पी यहां से स्टार्ट किया तो एन भी यहीं था, पी यूं सर का एन यहां आ गया, पी घूमते घूमते यहां पे एंड हो गया, एन भी यहीं आ गया। तो ये सेंटेंस ट्रू था, यानी पी का टाइम पीरियड इक्वल टू एन का टाइम पीरियड, बराबर था ना टाइम पीरियड। क्या ये बात ट्रू है जो दूसरा सेंटेंस बोलूंगा? जो इस सर्किल की रेडियस है, जो इस सर्किल की रेडियस है, माना ये है ना रेडियस आर है, ये जो इस सर्किल की रेडियस है वो उस एन का, जो इस सर्किल की रेडियस है, मतलब जो पी की रेडियस है, सर्किल की रेडियस है ना, सर्किल की, सर्किल बोलना चाहिए मुझे, वो उस एन का एम्पलीट्यूड है। जो इस सर्किल की रेडियस है वो इस, अपने आप फील आ जाएगा बेटा, अपने आप आ जाएगा। जो इस सर्किल की रेडियस है वो इस एन का एम्पलीट्यूड है। ट्रू, ये भी सेंटेंस ट्रू है, ये भी ट्रू है, क्योंकि बताइए वो यहां से इस एन को बार बार फील करते रहिए, एन सिर्फ यूं 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 कर रहा है, यूं यूं कर रहा है, सेंटर यहां तक जाएगा एन, यहां तक जाएगा एन, यहां तक जाएगा, इसका मतलब जो रेडियस है उसी दायरे में। तो आप ध्यान रखना, क्योंकि हम इस पी के कंधे पे रख के बंदूक चलाएंगे एसएचएम में। तो पहली बात तो पी को बोलते हैं रेफरेंस पार्टिकल, इसके रेफरेंस से रेफरेंस पार्टिकल बोलेंगे पी को, और इसको बोलते हैं रेफरेंस सर्किल। इसका मतलब यह है कि हमारा उद्देश्य सर्कुलर मोशन और पी पढ़ना है ही नहीं, हम इसकी मदद से एसएचएम पढ़ेंगे। और इतना ध्यान रखना एसएचएम में इसमें
कि जो पी का टाइम पीरियड वो एन का टाइम पीरियड, जो पी की रेडियस वो एन का एम्पलीट्यूड। अच्छा यहां पर मैं एक चीज और ऐड कर दूं, यदि मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलूं केवल तो सिर्फ इतना है, लेकिन आपके लिए एक चीज और ऐड कर देता हूं। ये मैंने वाई एक्सिस ड्रॉ करी, ठीक है, ये वाई एक्सिस ड्रॉ करी, ठीक है, वाई एक्सिस, ठीक है। अब बताइए, हम जरूरी नहीं है एन पर ही परपेंडिकुलर डालें, माना मैंने ये परपेंडिकुलर वाई पे डाला होता और उसका नाम दे देता मैं एन, और जैसे जैसे हम एन को सोच रहे थे है ना, वैसे वैसे एम को सोचिए, बताना। अब थोड़ी देर के लिए इसको मिटा दो या एक्स एक्सिस मिटा दीजिए, मिटाऊं? अच्छा आप अच्छे से सोच पाओगे, ये एक्स एक्सिस मिटा देता हूं मैं, ताकि आप सिर्फ वाई पे ध्यान दो। अब बताइए, बताना पी यहां पर है, एम पे परपेंडिकुलर डाल दो, पी ऊपर आ गया, एम पे परपेंडिकुलर, वो वाई पे परपेंडिकुलर डाल दो, पी यहां पर तो एम भी यहीं पर, पी किसका, वाई पे परपेंडिकुलर डालना है, वाई पर, एम ये रहा, पी यहां पर, अब वाई पे परपेंडिकुलर डालना है। तो अब आप बताओ एम क्या कर रहा है, बताइए एम क्या कर रहा है? बस इतना ही फिगर बहुत है, मुझे ऐसा लगता है आपको सिमिलरली थ्योरम यूज करिए। ये परपेंडिकुलर जो मैंने एक्स पे डाला था वो वाई पे भी डाला जा सकता है, वाई भी है ना, वाई पर भी यदि मैं परपेंडिकुलर डालता तो वो वाला पार्टिकल भी वही एसएचएम कर रहा होता, बस सिंपल, खत्म। तो इतना तो हमें समझ में आया। अब देखिए इक्वेशन तो ये भी बना के दे देगा और आपको सीरियसली मजा आएगा, और आप मुझे थोड़ी गाली भी दोगे कि सर ये तरीका आप पहले ही बता देते, तो मीटिंग लंबी ही नहीं जाती। ठीक है, देखिए अब आ जाइए, पहले मैं ये मान लू ना, इतना तो समझ में आ गया कि यदि मैं एक ऐसा सर्किल चुनूं, मतलब एक सर्किल चुनूं, तो सर्किल से यदि वाई एक्स पे परपेंडिकुलर डाला जाए तो जो परपेंडिकुलर है ना वो एसएचएम ही कर रहा होता है। चलिए अब एक सर्किल, ठीक है, माना पार्टिकल पी यहां से स्टार्ट लेगा, पी एट टी इक्वल टू 0, मतलब पी यहां पर और टी इक्वल टू 0 पर, जैसे तो बताना पी यदि यहां पर है तो एन यहां होगा ना, एन यहां होगा पी, फिर पी आगे बढ़ेगा, पी यहां पर आएगा कभी तो एन यहां आएगा, समझ गए? एन, एन फॉर मैंगो नोज, ठीक है। तो सुनिए बेटा, माना फिर से खेलते हैं, पी यहां पर टी इक्वल टू 0 पर था, टी इक्वल टू 0 का मतलब उसने यहां से स्टार्ट किया। तो आप एक काम करिए, यहां से एक वेक्टर खींचिए या एक लाइन खींचिए और इस एंगल को फाई बोल दीजिए, फाई, फाई बोल दीजिए बस अभी से। इसको बोलते हैं इनिशियल फेज या इनिशियल एंगल, ठीक है। आप मुझे बताइए, यदि पी, ये तो तब है फाई जब पी यहां से स्टार्ट ले, इस पॉइंट से स्टार्ट ले, यदि पी यहां से स्टार्ट लेता तो फाई कितना होता बताओ? यदि पी यहां से ना लेके, ध्यान रखना ये एंगल है पॉजिटिव एक्स के साथ, पॉजिटिव एक्स के साथ ये एंगल है, तो यदि पी यहां से ना लेके यहां से स्टार्ट लेता तो फाई होता π/2, ठीक है। ये पी यहां पे होता तो ये फाई π/2 होता, यदि पी यहां होता तो फाई की वैल्यू कितनी होती आप बताइए? यदि पी यहां से ना लेके यहां से स्टार्ट लेता घूमना तो फाई की वैल्यू कितनी होती? क्लास लंबी जरूर चलिए पर कठिन नहीं चलिए। तो अब मुझे बस इसका जवाब मैं देख नहीं पाया या पता नहीं आपने टाइप नहीं किया, मीटिंग चली गई। यदि पी यहां पर है तो इसको पॉजिटिव एक्स के साथ जो एंगल बनेगा फाई बोलेंगे। बताना पी यहां ना होके यहां से स्टार्ट लेता, यहां सर्किल से बना देता हूं, हाँ स्वानी ने ठीक दिया आंसर। यदि पी यहां ना होके यहां से स्टार्ट लेता तो हम इस एंगल को बोलते फाई, ध्यान रखना। यदि पी यहां से स्टार्ट लेता तो एंगल ढीठ बन जाओ, यहीं से लेना ये वाला फाई, ठीक है। अभी और आएगा समझ में। फिर ये धीमे धीमे चलते चलते यहां पे आ जाएगा थोड़ी देर बाद, कभी तो सर्कुलर मोशन बना रहे तो। और अभी मैं एंटी क्लॉकवाइज सर्किल चला रहा हूं, ध्यान रखना एंटी क्लॉकवाइज। पी यहां आ गया किस समय? एट टी इक्वल टू टी, यानी 0वें सेकंड पी यहां था, थोड़ी देर बाद यहां आ गया। अच्छा पी 0वें सेकंड यहां था तो 0वें सेकंड एन यहां होगा, फिर थोड़ी देर बाद एन यहां आ जाएगा। कहीं से भी ले ले पी स्टार्ट, एन को तो एसएचएम ही करना है। अब इस एंगल जो एडिशनल एंगल खुल गया जो कि एंटी क्लॉकवाइज खुला, उसको नाम दे दीजिए थीटा, क्योंकि इधर की ओर चला तो मैंने इसका नाम दे दिया थीटा, ये जो, और इस थीटा की वैल्यू होगी ओमेगा टी। और ये आप भूल गए होगे कि ये ओमेगा टी क्यों होगी, क्योंकि ओमेगा बराबर आप भूल गए थीटा अपॉन टी, ध्यान है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो थीटा बराबर, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ये,
थीटा बराबर ओमेगा टी, इस थीटा की वैल्यू होगी ओमेगा टी, ध्यान रखना। ठीक, अब सुनो, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए एन, इसी एन पे तो निशाना मारना है हमें, ध्यान करो। और ये आर है, ये रेडियस आर है, हमारी निगाहें पी पर नहीं है, एन पर है निशाना, निशाना हमें एन पर ही मारना है। तो अब बताइए, पी घूमता रहेगा, एन नौटंकी करता रहेगा। लेकिन इस फोटो में एन का डिस्प्लेसमेंट तो ये है ना, एन का डिस्प्लेसमेंट तो ये है ना, एन का, यही इसकी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन होगी फिर एन की, फिर यही तो फिर एन की डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन होगी, क्योंकि इस फोटो में एन ये है तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट है। तो इन ट्राइंगल ओपी एन, इन ट्राइंगल ओपी एन, यदि मैं आपसे कहता हूं पूरा एंगल कितना है, ये थीटा प्लस फाइव, इसका कॉस लीजिए, कॉस 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 होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, ओ पी एन ये ट्राइंगल है, ठीक है। तो कॉस कॉस खेलते हैं तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है एक्स और हाइपोटेनस कितना है आर, तो एक्स की वैल्यू हो गई आर कॉस थीटा प्लस फाइव, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा की वैल्यू ओमेगा टी, ये यानी एन की डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन देख रहे हो कॉस में वही आई जो मैं बता रहा था आपको। मतलब आपके दिमाग में ये भी चल सकता था कि फिजिक्स को कैसे पता चला कि आर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव और आर कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव बेस इक्वेशन होती है, ऐसे पता चला, ऐसे मान लीजिए। मतलब ये क्या है, एक्स, किसका एक्स, एन का एक्स, एन की दूरी ओरिजिन से, और यही तो डिस्प्लेसमेंट होता है। हालांकि एनसीईआरटी में इसके लिए डिस्कशन नहीं है, लेकिन यदि मैं एम को डिस्कस करूं तो एम का डिस्प्लेसमेंट वाई है या नहीं बोलो, क्योंकि एम भी एसएचएम कर रहा है, तो मैंने नोट्स में है फिर मैं इसे समझा देता हूं, लेकिन आपका काम इसी से हो जाएगा, इसी से हो जाएगा आपका। लेकिन फिर भी क्योंकि मैंने नोट्स में वाई के लिए भी डाल रखा है तो बता देता हूं, आप एम को भी डिस्कस कर सकते हो, एम भी तो एसएचएम कर रहा है, लेकिन एम की इक्वेशन फिर ये नहीं होगी। इसी ट्राइंगल में यदि मैं साइन साइन खेलूं, ये पूरा साइन थीटा प्लस फाइव, तो ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर है y अपॉन r, तो y बराबर r साइन थीटा प्लस फाइव, जिसमें थीटा की वैल्यू है r साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। हालांकि हमें इससे काम नहीं लेना, हमारा काम इसी से हो जाएगा, मैं समझाऊंगा अभी आपको x वाले। अब जितने मैं इसमें एग्जाम्पल बताऊंगा उतना आपको स्ट्रांगली अब समझ में आएगा कि ये क्या है, कैसे आपको काम लेना है। देखिए स्टार्ट करते हैं। बताना, जो पार्टिकल मीन पोजीशन से पॉजिटिव की ओर स्टार्ट लेता है उसकी इक्वेशन आर साइन ओमेगा टी आई थी, लेकिन बड़ा लंबा प्रोसीजर करके आई थी। लेकिन अब देखिए इस मेथड से कैसे सस्ते में निकाल सकते हैं हम। मान लो हमें नहीं पता कि आंसर क्या आएगा, थोड़ी देर के लिए हमें बस ये दे दिया कि उस पार्टिकल की इक्वेशन निकालो जो मीन पोजीशन से स्टार्ट ले रहा है पॉजिटिव की ओर, मीन पोजीशन से स्टार्ट ले रहा है पॉजिटिव की ओर। तो आपको क्या करना है, पहले एक रेफरेंस सर्कल सोचिए, हमें बस थोड़ा ना प्लान क्या करना है, एक रेफरेंस सर्कल सोचना है, ठीक है। हमें एक ऐसे पार्टिकल की इक्वेशन डिजाइन करनी है जो मीन पोजीशन से पॉजिटिव की ओर स्टार्ट ले, तो अपने एन को ना मीन पोजीशन पे रखो और पॉजिटिव की ओर स्टार्ट दो, ये रहा हमारा एन, और यहां लिख लो टी इक्वल टू 0, ठीक है। यानी आपको इस पार्टिकल की इक्वेशन तैयार करनी है, इस पार्टिकल की, है ना। अब उल्टा सोचिए, इसमें मैंने क्या बोला, पी घूमेगा तो एन चल रहा है, पी घूमेगा तो एन ऑसिलेट करेगा। अब आप क्या करिए, आपने पहले एन रख दिया, सोचिए यदि एन यहां रख दिया और आपको ये वाली इक्वेशन निकालनी है, बनानी है कि नहीं एन यहीं से स्टार्ट ले, नहीं है तो आप अपने पी को यहां रखिए, पी को, और उस पी में एरो ऐसे मार दीजिए और पी पे लिख दीजिए टी इक्वल टू 0। मतलब अब आप सोचिए पी यहां है तो एन यहां होगा, पी जब यूं खिसकेगा तो एन यूं खिसकेगा। आप पहले याद करिए कि एन है कौन, मैं एक बार ध्यान दिला देता हूं आपको, एन है कौन, एन है कौन, एन पी की तो परछाई है, पी की ही तो परछाई है कि पी से जो हम परपेंडिकुलर डालते हैं, ये रहा एन। अब पी इधर जाएगा तो एन इधर जाएगा, थोड़ी देर के बाद पी यहां आ जाएगा तो एन यहां आ जाएगा। तो आपको करना क्या है बेटा, करना यह है कि पहले आपको जिसकी इक्वेशन निकालनी है उसको वहां पे सेट कर दीजिए। अब आपको इसकी इक्वेशन चाहिए तो आप सोचो पी को मैं कहां से घुमाना स्टार्ट करूं, पी को रखिए यहां पे पहले, क्योंकि यदि पी यहां होगा तो एन यहां होगा और पी ऐसे घूमेगा तो ऐसे घूमेगा,
इज इट ओके? अब बताइए P जहां से स्टार्ट लेता है उसके उस स्टार्ट एंगल को हमें फाई बोलना है। P यहां से स्टार्ट ले रहा है, सोचिए यदि ये P यूं 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 यहां से स्टार्ट लेगा तो फाई कितना होगा, ये बता दीजिए। बताइए पहले फाई को पहचानिए कि फाई है क्या चीज। फाई का मतलब होता है P जहां से स्टार्ट लेता है उसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल होगा। P क्योंकि हमारा यहां पर है तो फाई हमारा ये होगा, ये होगा। अभी मैंने पहले इसी की प्रैक्टिस कराई थी, तो फाई कितना होगा जल्दी बोलो, फाई की वैल्यू बताइए कितनी होगी। यदि P यहां से स्टार्ट ले रहा है, P यहां से स्टार्ट ले रहा है तो फाई की वैल्यू प्लीज यार जल्दी से टाइप कर दो, 270। हाँ 3π/2, 270 बोलो चाहे 3π/2 बोलो, 270 बोलो चाहे 3π/2। बस आप इस फाई को पहचान लीजिए, बस बेटा फाई का काम है इसमें। आप देखिएगा कितने सस्ते में काम हो जाएगा। मतलब जो पार्टिकल जहां से स्टार्ट ले रहा है वो तो यहाँ रख दीजिए, फिर आप ये प्लान करिए कि यदि एन को मुझे यूं मूव कराना है तो P कहां रखना चाहिए मुझे, P यहां रख दीजिए, क्योंकि P यूं स्टार्ट जैसे ही स्टार्ट करेगा एन का यूं स्टार्ट चालू हो जाएगा। मैं कहूंगा स्टार्ट, जैसे P चलेगा एन यूं चलना चालू कर देगा। और P यदि यहां पर है तो फाई की वैल्यू 3π/2 है। तो बताइए एन के लिए इक्वेशन ये थी, तो x = r cos ωt + फाई। जो n की डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन थी वो x थी, r cos ωt + फाई। और फाई आपका इस फिगर के हिसाब से कितना है, यदि आपको n को यूं लेना है तो p यहां से लेना पड़ेगा और फाई फिर इतना होगा 3π/2। तो r को अब आप ट्रिग्नोमेट्री लगा दीजिए, बताना cos 3π/2 + थीटा, cos 3π/2 + थीटा, cos 3π/2 + थीटा। ये हो गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव रहता है और 3π/2 के समय साइन हो जाता है। एक झटके में इक्वेशन आ गई, देखिए एक झटके में इक्वेशन आ गई। अरे इतना उसकी तरह रोना नहीं पड़ा, डैश रोना, बहुत एफर्टलेस आ गई कि यदि हमें एक ऐसे पार्टिकल की इक्वेशन प्लान करनी है जो मीन पोजीशन से पॉजिटिव की ओर स्टार्ट करना है, उसकी जोड़ी ढूंढनी है, तो आप रेफरेंस सर्किल में बस ये सोचो कि उस एन को स्टार्ट लेने के लिए P को कहां से स्टार्ट दिलाना है। अभी आएंगे, मैं इसमें एक चुल और बता दूं, आज नहीं तो कल, और हो सकता है आज ही एक दिमाग में आ जाए। सवाल यह था कि इसकी इक्वेशन क्या होगी यदि पार्टिकल यहां से स्टार्ट ले रहा है, तो सवाल ये था। तो हो सकता है आप P को यहां रख दो और यू घुमाने लग जाओ। सोच के देखो, सोच के देखो, क्योंकि यदि कोई बंदा, ये रामलाल ने सोचा, श्यामलाल ऐसे भी तो सोच सकता है क्या? श्यामलाल ऐसे नहीं सोच सकता? सोचो यदि P यहां पर है तो N यहां होगा, और जैसे ही मैं बोलूंगा स्टार्ट, P यू आगे बढ़ना चालू होगा तो N यू चालू हो जाएगा, P ऐसे जाएगा N। सोच के देखिए ये भी सही है कि नहीं। जैसे इस N के लिए पोजीशन ये रख दी P की, ऐसे भी रख के तो इमेजिन किया जा सकता था ना। जल्दी बताइए, नहीं समझ में आ रहा? बेटा बैटरी थोड़ी देर के लिए और रख लो, क्योंकि इतनी मेहनत की है मैंने आपके लिए, थोड़ी देर और पढ़ लो, थोड़ी देर के लिए और पढ़ लो। हाँ केवल एक भूमिका ने रेस्पॉन्स दिया बेटा। ये तो देखिए फिर सर इसमें तो फिर फाई की, अच्छा यदि हम ऐसे सोचेंगे फिर तो फाई की वैल्यू कुछ और होगी। अच्छा बताइए फाई कितना होगा फिर? फाई कितना होगा जल्दी बोलो, फाई कितना होगा यदि P यहां है तो? आप सोचिए यदि P यहां ना होके यहां हो, यहां ना होके, तो फाई की वैल्यू π/2 होगी ना, फाई की वैल्यू π/2 होगी 90 डिग्री, क्योंकि P यहां पर है अब। और इसीलिए मैं कह रहा हूं पहले आप इसको देखिए, ये किसको हमने फाई बोला है? फाई बोला है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से पॉइंट P की लोकेशन पे बनने वाला एंगल। पॉइंट P जैसे जैसे इधर जाएगा इधर 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 होगा, यदि P इधर होगा तो फाई की वैल्यू π/2 होगी। अब भी आ जाएगा इससे आंसर, आप r cos ωt + फाई लिखिए आंख बंद करके। लेकिन क्योंकि मैंने जब ये पढ़ाया है तो मैंने एंटी क्लॉकवाइज सर्किल पढ़ाया था, एंटी क्लॉकवाइज, और तो हमारा ωt ये सब प्लस था। हमारी मैथ में जब कोई चीज क्लॉकवाइज घूमती है, चेक करो, ये था एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। इनके लिए मैंने ये इक्वेशन बनाई है। यदि कोई क्लॉकवाइज घूमने लग जाए ना तो बस उस ωt की जगह माइनस कर देना, उस ωt की जगह माइनस कर देना, बस हो गया काम, यदि क्लॉकवाइज सर्किल है तो। अब देखते हैं क्या आता है ये। और फाई की वैल्यू कितनी है हमारी? π/2, फाई की वैल्यू π/2। तो अब आप बताइए, ये हो गया r cos
मैं पहले इसे लिख देता हूं, π/2 माइनस ओमेगा टी। अब बताइए cos π/2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी साइन थीटा, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, रामलाल के मन में ऐसे आ जाए, श्यामलाल के मन में ऐसे आ जाए, आंसर सेम आएगा। बस एंटी क्लॉकवाइज में ये एंगल प्लस लेने हैं ओमेगा टी वाले, और क्लॉकवाइज में ओमेगा टी माइनस लेने हैं। लेकिन मैं आपको एक सलाह दूंगा, यदि आपको खुद से एक इक्वेशन डिजाइन करनी हो तो क्लॉकवाइज क्यों लो, खुद से डिजाइन करनी हो तो। आइए और मेहनत करते हैं, तभी आपके दिमाग में ये जाएगा, ढंग से जाएगा। देखिए मान लो एक और सवाल देता हूं। सवाल ये है कि पार्टिकल अपनी पॉजिटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट ले रहा है एन। सवाल ये है कि एन यहां पर है t इक्वल टू 0 पर, हमें इसकी इक्वेशन बनानी है। तो सबको पता है आर कॉस ओमेगा टी आती है, हमें इसकी इक्वेशन बनानी है, इसकी इक्वेशन बनानी है ना, जो पार्टिकल एक्सट्रीम से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब आप एक चीज सोचो, यदि हमें एन को यहां से स्टार्ट दिलाना है तो पी कहां होना चाहिए? आप बताइए पी कहां होना चाहिए? यदि आपको ये चाहिए कि एन यहां से चले धप्पा फिर ये स्टार्ट हो जाए यूं, तो पी कहां होना चाहिए जिससे कि एन यहीं से स्टार्ट हो? पी माने रेफरेंस पार्टिकल, पी यही होना चाहिए, पी भी यही होना चाहिए। जैसे मैं बोलूं स्टार्ट तो पी तो सर्किल चालू कर दे और एन यू चालू हो जाएगा। बोलो समझ में आया है नहीं? जैसे मैंने बंदूक की गोली छोड़ी रेस स्टार्ट, तो पी और पी, एक मिनट एरो डाल दो, पी तो यूं चालू हो जाएगा लेकिन एन यू किसकेगा? तो अब बताइए फाई, यदि पी यहां से स्टार्ट ले रहा है तो फाई कितना हुआ? इस फिगर को देखिए, फाई किसको एंगल बोला है हमने? इस एंगल को बोला है। अब पी यदि यहां ना होकर यहां होगा तो यही एंगल 0 हो गया ना, 0 है ना। तो चलिए ये इक्वेशन उठाइए, हो गया काम। फाई का खेल है बस, आर कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, क्योंकि हमें ये इक्वेशन उठानी है ये वाली। और फाई इस बार कितना है? 0 0, तो एक्स इक्वल टू हो गया आर कॉस ओमेगा टी। आप देखो एक झटके में आंसर आ गए, एक झटके में। आप भी कहोगे, यदि अपने दिल से दोबारा रिवाइज करोगे, ये वीडियो में भले ही अनलिस्टेड डालूंगा, प्राइवेट डालूंगा, लेकिन आपको भेज दूंगा, जहां दिक्कत हो दोबारा देख लेना, सीरियसली बता रहा हूं। और 2x स्पीड में देख लिया करो, 1.5 स्पीड जो भी हो, फटाफट आ जाएगा। अच्छा ये कहानी थी, खुद की नियत होनी चाहिए पढ़ने की। आ गया नहीं आ गया? क्योंकि जो पार्टिकल अपनी पॉजिटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट लेता था, पॉजिटिव एक्सट्रीम से, उसकी इक्वेशन यही आती थी। लो और लीजिए एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन। ये ना सर्किल, ओके। मान लो अब हमको वो कोई सवाल दे रहा है कि नहीं, पार्टिकल अपनी नेगेटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट ले रहा है, नेगेटिव एक्सट्रीम। तो आप पहले उस नेगेटिव एक्सट्रीम पर रखिए उसे। आप ये कर लीजिए कि यहाँ एन को यहां रख दीजिए और यहां लिख दीजिए t इक्वल टू 0। अब बताइए यदि आपको एन को यहां से स्टार्ट ऑसिलेट कराना है तो पी को कहां रखना पड़ेगा? बताइए, यदि आप चाहते हो कि एन को यहां से स्टार्ट कराना है, ऑसिलेशन कराना, तो पी को कहां रखना पड़ेगा? पी को यही रखना पड़ेगा। यही चाहिए मुझे स्पीड बेटा, हर्ष यही चाहिए स्पीड, पी को यही रखना पड़ेगा। और घुमाने को तो बेटा मैं यूं भी घुमा सकता हूं, पी को यूं भी घुमा सकता हूं। और दो पी यदि यूं घूमेगा तब भी एन यूं ही चलेगा, और पी यूं चलेगा तो भी एन यूं ही चलेगा। लेकिन मैंने आपसे बोला है ना, यदि खुद को प्लान करना हो तो एंटी क्लॉकवाइज ही प्लान किया करो। तो यदि अब बताइए एन यहां से स्टार्ट ले रहा है अपनी नेगेटिव एक्सट्रीम से, तो पी को यही प्लांट करना पड़ेगा। अब बताइए, मैंने कहा स्टार्ट, पी जैसे ही घूमना चालू करेगा एन यू चालू हो जाएगा। तो बाकी एन ने नेगेटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट किया ना, टी इक्वल टू 0। बताइए फाई कितना है फिर? फाई माने जहां से पी स्टार्ट लेता है वो एंगल, जहां से पी स्टार्ट लेता है। विधि दोबारा सोचो, ओहो इतनी मेहनत गड़बड़ कर दी है। दोबारा सोचो विधि, दोबारा सोचो। भूमिका ने ठीक दिया जवाब। जो इतनी देर तक टिक के सही आंसर दे रहा है उसका स्टेमिना अच्छा है बेटा। इस एंगल को हमने फाई बोला है, इसको तो फिक्स रहने दीजिए। अब जब पी यूं यूं यहां होगा तो ये लाइन घूम के यहां आ गई ना, ये वाली, ये तो यही है, तो एंगल तो ये हुआ ना, 180 डिग्री हुआ फाई यानी पाई। क्या कर रहे हो बेटा आप लोग? मेरी तो मुझे कभी कभी लगता है मेहनत को रिवार्ड नहीं करते हो आप। और मैं एक ऐसी सिचुएशन में आ गया, मैं यहाँ छोड़ भी नहीं सकता बैच को, सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, सारी मेहनत बीच में छोड़ने का क्या मतलब है इस टॉपिक को। फाई इक्वल टू पाई। अब बताइए एक्स इक्वल टू आर, ये वाली इक्वेशन उठा रहा हूं बेटा, ये वाली। तुम मुझे फाई दो बस, आर कॉस, उसमें फाई ढूंढना पड़ता था, इसमें एक सर्किल से निकल जाता है, निकालते उसमें भी फाई थे उस मेथड में।
आर कॉस, बताइए फाई कितना है, पाई, पाई है ना। अब यहां थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री लगेगी, पता ना, कॉस पाई प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, तो माइनस आर कॉस ओमेगा टी। आप देख रहे हो एक झटके में इक्वेशन डिजाइन हो के आ रही है, एक झटके में इक्वेशन डिजाइन हो के आ रही है। जो पार्टिकल अपनी नेगेटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट लेता है, नेगेटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट लेता है, उसकी इक्वेशन यही आती थी। देखता हूं आप लोग कर पाते हो कि नहीं, एक बार और सवाल करते हैं। बताना, मुझे इस पार्टिकल की इक्वेशन डिजाइन करनी है एन की, जो पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से नेगेटिव की ओर स्टार्ट ले, मीन पोजीशन से नेगेटिव की ओर स्टार्ट ले। अब आप बताइए पी को कहां प्लांट करोगे, यदि आपको इसके लिए इक्वेशन डिजाइन करनी है कि मीन पोजीशन से नेगेटिव की ओर स्टार्ट ले, तो अब इसके करस्पॉन्डिंग पी को कहां प्लांट करोगे, कहां प्लांट करोगे। देखिए आप यहां भी प्लांट कर सकते हो, इसमें एरो यूं लगाना पड़ेगा, ठीक, और यहां भी प्लांट कर सकते हो। हर्ष दोबारा बताता हूं, दोबारा देखो, यहां भी प्लांट कर सकते हो, लेकिन फिर आपको यूं घुमाना पड़ेगा। अब आप इस तरीके से चलना चाहते हो या इस तरीके से चलना चाहते हो, दोनों से आंसर आएंगे। यदि आप चाहते हो कि एन को यू शिफ्ट कराना है, तो पी को पहले इसके यहां रखो, और जैसे ही पी चलना चालू करेगा एन चालू यूं कर देगा, ठीक है। तो मैं इससे करा देता हूं। बताइए जो पी को यहां प्लान कर रहे हैं उनका फाई कितना है, फाई कितना है उनका, बताओ फाई कितना है, पाई बाई 2। क्योंकि जब पी यहां पर है तो इस एंगल को, पी यदि यहां से खिसक के यहां होगा तो इस पूरे एंगल को फाई बोलेंगे। तो x बराबर आर कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। फाई कितना है हमारा, पाई बाई 2। ट्रिग्नोमेट्री लगाइए इसमें, x इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्री कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा माइनस आर साइन थीटा। अब आप बताइए, आप में हिम्मत हो तो मैं इसके और एग्जाम्पल कराऊं, एग्जाम्पल कराऊंगा, नया टॉपिक नहीं, आप में हिम्मत हो तो, नहीं तो मैं छोड़ू क्लास को। आप में हिम्मत होनी चाहिए, नहीं है, एक ने कह दी नहीं है, तो ठीक है बेटा छोड़ो फिर, कोई नहीं, चलो होमवर्क दे देता हूं। अक्षरा ने चलो यहाँ वोट दे दिया, नहीं है हिम्मत, है ना, नहीं है, स्क्रीनशॉट लेना, अभी दे, अभी है, यहाँ तो वोट दे दिया तूने अक्षरा, नहीं है हिम्मत, वैसे बात नहीं कर रही तू। चलिए क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, केवल इसका बेस। एक तो एक्सरसाइज का 14.11, अच्छा वैक्सीन लगी है, चलो 14.11 है ना, और एक है एक्सरसाइज का है वो, और एक है एग्जाम्पल 14.4, वो एग्जाम्पल 14.4 है। आप इन दो को करिएगा, फिर मैं पहले इन्हीं को कराऊंगा, और इसको एक बार ढंग से वीडियो यदि नीड हो तो मुझसे मांग लेना, मैं ऐसे नहीं दूंगा जिसको नीड हो कि एक बार रिवाइज करना है, मुझे मैसेज से मांग लेना है ना, ऐसे लेना।